अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन व हज़रात, सुबह बखैर। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम मॉर्निंग स्पॉट NTN न्यूज़ TV पर, जहां गुफ्तगू बदलती है ज़िंदगी। नाज़रीन, कहते हैं कि रात कितनी लंबी और तारीक क्यों ना हो, सुबह का उजाला आकर ही रहता है। लेकिन ज़िंदगी में कामयाबी का उजाला सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलता है या उन्हीं के हिस्सों में आता है जो हालात के आगे घुटने नहीं टेकते, अपनी सोच को मजबूत रखते हैं और मुसलसल मेहनत पर यकीन रखते हैं। कामयाबी किसी कीमत की मोहताज नहीं होती। यह आपके जज्बों, आपकी हिम्मत और आपके फैसलों का नाम है। आज का हमारा यह प्रोग्राम हर उस शख्स के लिए है जो जिंदगी की मुश्किलात से थक चुका है, जो मायूसी के अंधेरों में उम्मीद की एक किरण तलाश कर रहा है, जो अपनी जिंदगी का रुख बदलकर कामयाबी की नई मंजिलें हासिल करना चाहता है। तो फिर आपने आज का ये शो देखना है और यकीनन फिर इस शो के बाद आपकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ अच्छी तब्दीली होने वाली है। तो चलते हैं, सबसे पहले अपने मेहमान का तारुफ करवाते हैं। हमारे जो मेहमान हैं वो लाइफ कोच और एंटरप्रेन्योर हैं और इन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत ही उतार चढ़ाव देखे हैं और जब हम इनसे बात करेंगे यकीनन आपको और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जनाब आबिद बेली साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें हमारे शो में टाइम दिया। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इज्जत बख्शी। माय प्लेजर। अच्छा आबिद साहब, आपसे बात करने से पहले हमारे साथ वेल नोन सिंगर हैं जनाब सईद काशिफ अली साहब और यकीनन एंटरटेनमेंट के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। और मैं सबसे पहले आपसे सवाल ये करना चाहूँगा कि आज लोग आपकी कामयाबी देखते हैं, लेकिन इसके पीछे जो रातों की नींदें, अपनों की दूरी और ज़हनी अज़ियत छुपी है वो कोई नहीं देखता, ना कोई जानता है। अगर मैं पूछूं कि आबिद बेली बनने के लिए आपको ज़िंदगी में सबसे बड़ी कीमत कौन सी चुकानी पड़ी, तो मैं चाहूँगा कि अपनी थोड़ा सा जर्नी के बारे में बताइए और आबिद बेली बनने का सफ़र भी जो है वो बताइए। सफ़र तो मेरा 1994 में शुरू हुआ था और उसको एक यूँ समझ लें कि लव मैरिज जो है वो उसका सबब बनी थी और उसके बाद ये जो एंटरप्रेन्योर जर्नी जो है वो स्टार्ट हुई थी। और अगर ये बात करूँ कि सबसे बड़ा नुकसान या रिग्रेट तो मैं उसको नहीं कहूँगा क्योंकि रिग्रेट है नहीं, लेकिन उस बेबी को यानी BeliCity.com जो पाकिस्तान की पहली ई-कॉमर्स कंपनी थी और दुनिया की 22वीं थी। इस ज़माने में अमेज़ॉन और ये बेस्ट बाय तो इवन आया भी। पाकिस्तान का पहला साइबर कैफ़े भी आप ही ने बनाया था? जी, वो 97 में किया था और उसके बाद पाकिस्तान की पहली बिलिंग सर्विस भी शुरू की थी यूटिलिटी बिल्स की। लेकिन ये जो BeliCity को जब मैंने क्लोज़ किया था, शट डाउन यानी बेच दिया था उसको 2010 में, वो आज भी मुझे जो है कभी कभार याद आता है कि वो बहुत बड़ी मेरे लिए चीज़ थी और उसने बड़ी इज़्ज़त दी थी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ज़िंदगी में। ये एक चीज़ है जिसकी मैंने कीमत चुकाई थी। और अगर मैं स्टार्टिंग बात करूँ, 3 अगस्त सन 1976 में आबिद बेली जो है वो इस दुनिया में आते हैं और आपके फादर का जो एक डेकोरेशन शॉप थी और आप घोड़ा गाड़ी में जो है अपने मज़दूरों के साथ जो देग और सारी चीज़ों के साथ, तो वो मैं आपका पूरा देख रहा था कि आपने उसमें ये कहा कि मैंने अपने जो वर्कर्स थे फादर के, तो मैंने उनसे भी बहुत कुछ सीखा। बहुत कुछ। तो वो मैं चाहूँगा थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताएं कि वो असल क्या में उस वक्त एज थी आपकी। और मैं उस वक्त क्लास 2-3 में था और खारदर में हम लोगों की रिहाइश थी। वालिद साहब के पास 2 घोड़ा गाड़ियाँ थी उस ज़माने में, जो सामान ले जाना और वहाँ पर ड्रॉप करना। तो गुलाम भाई थे, लियाकत था, मजीद था, अफसर था। आपको माशाल्लाह नाम भी सबके याद है। हाँ, क्योंकि वो बचपन की यादें हैं। जी बिल्कुल। तो ये सारे, लियाकत का तो अभी पिछले 4 साल पहले इंतकाल हुआ है। ओह वेरी सैड। तो इन लोगों के साथ मेरा ताल्लुक़ जो था ना वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। मैं स्कूल से आके फिर डैडी के ऑफिस पे बैठ जाता था और उनके साथ फिर गपशप लगाना और सारा। लियाकत का मुझे इसलिए हमेशा याद है क्योंकि वो हकलाता था
तो मोहल्ले वाले जो थे वो उसका मजाक भी करते थे, लेकिन वो हर मजाक को बड़ा खुशस्लूबी से जो है वो उसका जवाब देता था। वो नाराज़ नहीं होता था, गुस्सा नहीं होता। तो उससे मैंने ये चीज़ सीखी थी कि दुनिया कुछ भी कहे, आप अपनी ज़िंदगी में मस्त ट्रैक पे जो है वो। तो उसके साथ मेरी अटैचमेंट ज़्यादा थी। बाकी जो थे अफसर वगैरह, मजीद और गुलाम, ये लोग जब कहीं भी जाते थे ना तो मैं उनके साथ ही चला जाता था, क्योंकि मैं मदरसा स्कूल के बाद फिर मैं फ्री होता था तो मैं इनके साथ जाता था। तो अक्सर ये भी हुआ कि वो दावत ख़त्म होने के बाद मैं इनके साथ वापस आता था। मेरे वालिद भी देखते थे कि इसको शौक़ है इन चीज़ों का। तो वो एक मज़ेदार ज़िंदगी थी, मज़ेदार एक्सपीरियंस था, और आज भी वो हमेशा याद रहता है मुझे, यादें इसलिए। दूसरा ये था कि मुझे उनके साथ, उनकी फैमिली के साथ एक एंगेजमेंट करने में मुझे एक अजीब सा एक मज़ा आता था। मतलब लोग कहते हैं कि यार पैसे वाले हैं और हम इनके साथ कैसे बैठ सकते हैं, लेकिन मुझे एक अजीब सी एक उनसियत आती थी, और इस चीज़ को मैंने बहुत सालों बाद समझा। जैसे स्कूल भी, मेरी स्कूलिंग जो थी, हम लोग खारदर से जब क्लिफ्टन शिफ्ट हो गए थे तो स्कूलिंग मेरी खारदर में ही थी, और मेरे जितने भी यार दोस्त थे उस स्कूल में, उनके लिए मैं एक बड़ा शहनशाह वाला लाइफ मेरी थी कि गाड़ी में आता है और बड़ा इसके ऐश है, लेकिन मैं इस तबीयत में था नहीं। और इसीलिए वजह से आज भी वो मेरे सारे दोस्त हमारे इतवार को मिलते हैं, वही बचपन के दोस्त हैं मेरे। क्या बात है। और उनको कभी ये एहसास नहीं हुआ था कि मैं कोई बहुत पैसे वाले का बेटा हूँ, क्योंकि मैं पैसे वाला नहीं हूँ, मेरे वालिद हैं, मैं नहीं हूँ। वो भी हम आगे बात करेंगे आपसे। हाँ। जो आपने मुझे बताया था। जी बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज़ थी कि फिर आपने जो है वो अपना एक वालिद के साथ या किसी के साथ पार्टनरशिप, आपने कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया, और फिर वहाँ भी आपके साथ कुछ मिसहैप हुआ या वहाँ से कुछ क्राइसिस शुरू हुए, फिर दोबारा? वो ये हुआ था कि फेज़ 2 एक्सटेंशन, पहले मेरे वालिद जो थे वो ओल्ड सिटी एरिया में कंस्ट्रक्शन करते थे, तो उन्होंने पहला प्रोजेक्ट फेज़ 2 में जब बनाया था, तो दूसरे प्रोजेक्ट में उनको मैंने कहा कि ये प्रोजेक्ट मैं बनाऊंगा पूरा मुकम्मल। तो उसमें जो उनके पार्टनर थे उन्होंने कहा ठीक है डन, इसको कंप्लीट तू ही करना। ऐसा ही है। अब मैंने ग्राउंड से लेके 4th फ्लोर तक, वहाँ पे 4th फ्लोर की परमिशन नहीं थी, बिल्कुल नहीं, मुश्किल से मिलती थी। 3rd फ्लोर तक अलाउड था, लेकिन चूंकि वो 2 प्लॉट थे तो इसलिए हमें 4th फ्लोर की परमिशन मिल गई थी। तो ग्राउंड से 4th फ्लोर तक कंप्लीट उसकी जो कहते हैं ना छत भराई और ये सब चीज़ें करने के बाद उसकी जब एक शक्ल आ गई, तो मेरे वालिद ने और मेरे वालिद के पार्टनर ने कहा था कि इसको हम 20% वर्किंग शेयर देंगे। वो फिर तो वो फिर ऑब्वियसली मेरे वालिद के पार्टनर हैं, तो मेरे वालिद ने कहा कि चलो ठीक है, जब ये नहीं मान रहा तो मेरे से ले लेना, कोई मसला नहीं। मैंने कहा नहीं, आपसे क्यों लूँ, जब कमिटमेंट आप दोनों की कंपनी की है ना, तो आप दोगे, आप नहीं दोगे, कंपनी देगी। तो मैंने कहा मैं फिर अब काम नहीं करूँगा आप लोगों के साथ। फिर मैंने स्टेट एजेंसी खोल ली थी अपनी फेज़ 2 में। वहाँ से फिर आपने अपना स्टार्ट किया। वहाँ से स्टार्ट, और फिर आपने बाद में जो है वो लेटर ऑन जो है आपने पाकिस्तान का पहला साइबर कैफे बनाया आपने। फिर उसका ये हुआ था कि जो एजेंसी थी, रियल एस्टेट एजेंसी, उसमें कहीं ना कहीं मेरे वालिद का अमल दखल था, उनके पैसे थे, और उनकी ऑब्वियसली PR की वजह से वो सारा कुछ था। तो जब ये शादी वाला मामला चल रहा था ना, तो मैं 1998 की बात कर रहा हूँ, मैं मेमन कम्युनिटी से और मेरी वाइफ कश्मीरी फैमिली से। तो उस वक्त के लिए ये बहुत बड़ा बम था मेमन कम्युनिटी के लिए कि यार ये कश्मीरियों में शादी करेगा, और मेरे वालिद जो है वो हमारी कुतियाना जमात के बड़े भी थे, तो उनके लिए ज़्यादा बड़ा एक मतलब धचका था। तो वो 3 साल का एक पीरियड था बड़ा डिफिकल्ट। मैं इस जिद पे था कि मैं कमिटमेंट कर चुका हूँ, आप लोग एक दफ़ा मिल लो। वो ना मिलने पे बज़िद थे, फैमिली प्रेशर की, जैसे वो बड़े मतलब एक होती है। तो वो मैं अंडरस्टैंड कर रहा था, क्योंकि मेरे वालिद अपनी फैमिली में बड़े थे, मेरी वालदा अपनी फैमिली में बड़ी थी, यानी ननियाल ददियाल में दोनों बड़े थे। तो वो सोच रहे थे कि यार एक बेटे के लिए सारे ख़ानदान से तो झगड़ा नहीं ना मोल सकते, और मैं चूँकि कमिटमेंट कर चुका था, मैंने कहा कमिटमेंट की हुई है तो मैं तो करूँगा। तो फिर मैंने डिसाइड किया, जब बहुत सारे मामलात हो गए। नहीं, वहाँ पर भी एक फेज़ आपका था कि जब आपके फादर इन लॉ ने आपसे पूछा कि जी आपका अपना वही बताने लगा था मैं। जी बिल्कुल। कि फिर मैंने डिसीजन लिया और मैंने अपने वालिद से कहा कि अगर आप लोग एक दफ़ा मिल लो जी, और नहीं पसंद आएगी फैमिली में, नहीं करूँगा। तो उस वक्त भी जब उन्होंने मना किया, तो फिर मैं अपनी जो वाइफ है मेरी, उनसे मैंने कहा कि नहीं, मेरी फैमिली नहीं आएगी, आप मेरी अपने वालिद से मुलाकात करवाएं।
तो उन्होंने बड़ी मुश्किल से मुलाकात की इजाज़त दी, क्योंकि वो भी एक बड़ी कंपनी के जनरल मैनेजर थे। तो वो जब मुझसे मिले तो एक अकेला लड़का जब एक बंदे से मिलने जा रहे हैं उनकी बेटी का रिश्ता लेने, जिसके पास कुछ है नहीं, और जो भी है वालिद का एक्सपीरियंस और हाईली एजुकेटेड जनरल मैनेजर जी, और बड़ी मतलब गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट कंपनी है इस वक्त वो, लेकिन उस वक्त गवर्नमेंट कंपनी थी और ऑयल कंपनी थी, उसके जनरल मैनेजर। तो उन्होंने फिर मुझे एक टारगेट दिया कि 6 महीने में दे रहा हूँ, या तो अपने पेरेंट्स को ले आओ या इतने पैसे बना लो कि मैं तुम्हारी शादी करवा सकूँ, क्योंकि वो इकलौती बच्ची थी उनकी और एक कश्मीरी फैमिली, उनका बहुत बड़ा घराना था पंजाब में, कश्मीर में। मैंने कहा ठीक है डन। मुझे ये तो पता था मेरी फैमिली तो आएगी नहीं। मैंने फिर अपने वालिद की, मेरे पास गाड़ी होती थी उस वक्त सुपर सलून लैंसर, वो कीज वगैरह वो सारी चीज़ें मैंने अपने वालिद को दी। मैंने कहा मैं जो करूँगा खुद करूँगा, जीरो से। तो मुझे इसी तरह याद है, मेरे स्कूल का ही दोस्त था वसीम, पाकिस्तान चौक में उसकी शॉप थी, वो डिज़ाइनिंग वगैरह करता था, प्रिंटिंग वगैरह जो वहाँ पर। तो मैंने उसको फ़ोन किया, मैंने कहा यार मुझे अपना काम करना है, मेरे पास पैसे नहीं है। तो वो हंसने लगा, तेरे पास पैसे नहीं है? मैंने कहा हाँ मेरे पास पैसे नहीं है। कहता अच्छा चल आ जा। तो मैं अपनी लाइफ में पहली बार खान कोच या हाफिज़ कोच थी जो क्लिफ्टन से मुझे पाकिस्तान चौक लेके गई थी। तो मैं पाकिस्तान चौक पे उतरते हुए गिर गया कोच से, क्योंकि मुझे आदत ही नहीं थी कभी कोच वगैरह में बैठने की, ना रिक्शा में बैठने की। तो खैर मैं जब उसके पास पहुंचा तो वसीम को मैंने सारी स्टोरी बताई। मैंने कहा ये कहानी है, मुझे शादी करनी है। तो उसने फिर मुझे अपने सारे जितने भी सैंपल्स थे वो सारे दिए। उसने कहा कि प्रिंटिंग का काम शुरू कर, पैसे उसमें नहीं चाहिए, प्रिंटिंग मैं कर दूंगा, ऑर्डर लेकर आए, ऑर्डर लेके आओ बस, तो प्रॉफिट हम 50-50 कर लेंगे। तो यहाँ से मेरी ज़िंदगी शुरू हुई फिर। और फिर मैंने किया ये कि फ़ौरन ही मैं उर्दू बाज़ार गया, वहाँ से कराची का जो है वो मैप लिया, सारे जो एरियाज़ थे वो आइडेंटिफाई किए और डेली बेसिस पे मुख्तलिफ एरियाज़ में मैंने जाना शुरू किया। और उस वक्त इतना सोशल नेटवर्क का मतलब ज़माना भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, मोबाइल्स भी मतलब मोबाइल आ चुके थे लेकिन मतलब ऐप्स वगैरह जैसे आज वो तो कुछ भी नहीं था, नॉर्मल फ़ोन थे। तो आप मतलब मैनुअली जो है वो मैप लिया आपने, फिर उसको आइडेंटिफाई किया, फिर आपने वो ऑर्डर्स लिए, वहाँ काफ़ी आपको कामयाबी मिली अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर आपने जब शादी करने गए तो फिर आप अपने दोस्तों को जो है वो पेरेंट्स बनाकर लेके गए शादी। वो ये हुआ था कि मेरा जो ससुराल है वो माशाल्लाह उनका बहुत बड़ा ख़ानदान है। मतलब वो जो कहते हैं ना कि सिंध से निकलो तो मंजी रोटी फ्री है, मेरा वो हिसाब था कि वो सिंध से निकलते ही पूरा ख़ानदान हर जगह पर उनका अवेलेबल था। तो मेरे ससुर इस टेंशन में थे कि यार मैं अपने पूरी फैमिली को बुलाऊंगा और ये अकेला लड़का तो बारात होगी नहीं। मैंने कहा तो क्या करेंगे, उनको भी अपने इमेज और रख रखाव का। हाँ, तो मैंने फिर अपने जितने भी वाइफ के दोस्त और मेरे दोस्त, मैंने उन सबको कहा कि यार अपने अपने पेरेंट्स से मुझे मिलाओ। तो मैं उनके पेरेंट्स से मिला सबसे, और किसी को पुप्पी, किसी को ताया ताई, चचा चची, पूरी 150 लोगों की मैंने बारात अपने एक फैमिली डेवलप की और फिर हम पूरी बारात लेके गए माशाल्लाह से। हाँ जी, तो वो शादी हुई माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। 4 बच्चे हैं मेरे, 2 बेटे 2 बेटियां हैं। क्या बात है। और बेटी की माशाल्लाह शादी हो गई, बेटे की अभी होनी है 1 से हफ्ते। तो बड़ा मज़ेदार एक्सपीरियंस रहा। जी, अभी तो बहुत सारी आपसे हमने बातें करनी है और लोगों को बताना है, हमारे यंगस्टर को। देखें लोग तो कोशिश करते हैं कि मरात हासिल की जाए, आपने वो फेज भी देखा कि आपके वालिद के पास माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मरात थी, और बहुत मुश्किल होता है कि इंसान वो मरात को छोड़कर और ज़ीरो से जो है वो बसों में सफ़र करना और फिर प्रिंटिंग का ऑर्डर्स लेना। उस वक्त तो उतने ज़्यादा रेट्स भी नहीं हुआ करते थे, तो वो कतरा कतरा करके आपने काम किया। फिर एक फेज मैंने आपका वो भी देखा कि आपने कुछ नेटवर्क बनाया, ब्रांचेस बनाई, फिर वो भी सब वाइंड अप करना पड़ गई। तो मैं चाह रहा हूँ कि वो भी आप थोड़ा सा। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे कहूँ कि मेरा एक दफ़ा मेरे भाई के साथ, बड़े भाई जो थे उनके साथ एक झगड़ा हुआ था, क्योंकि मैं हमेशा इस सोच का था कि मेरे वालिद साहब के पास पैसा है, मैं जो हूँ मैं वालिद के पैसों पे ऐशी नहीं करूँगा, मैं अपने पैसों खुद बनाऊँगा, खुद करूँगा। तो इस पर काफ़ी बहस एक दफ़ा हुई थी। खैर ये जो आप बात कर रही बेलीज़ नेट सिटी की बात है, मेरा बेसिकली जब ये प्रिंटिंग का काम जी उसमें थोड़ा सा मुझे नुकसान हो गया था, तो मैंने फिर साइबर कैफ़े एक दोस्त के साथ शुरू किया था। वो कोई एक ऑर्डर आपने लिया था कोई 8 लाख रुपए का, वही प्रिंटिंग का। बेसिकली हुआ ये था कि मैं अलग अलग इलाकों में जब जा रहा था ना, तो कोनिका कंपनी और फ्यूजी कंपनी, ये 2 कंपनीज थी उस वक्त फोटो के हवाले से।
फोटोग्राफी के हवाले से। जी बिल्कुल। कोनिका कंपनी का एक ऑफिस था PCHS में बेंगलोर में, तो मैं तो घूम ही रहा था जहाँ मुझे कोई अपॉर्चुनिटी मिले। तो मैं जब अंदर गया तो मेरा स्कूल में जो क्लास फेलो था वो वहाँ पर मार्केटिंग में जो है डिपार्टमेंट में था। उसने जब मुझे देखा तो एक एक्साइटमेंट हुई, गपशप हुई, तो मैंने उसको फिर अपना बताया। तो उसने कहा ठीक है, काम करो, जी शॉपिंग बैग्स हैं हमारी कोनिका की, वो मैं आपको देता हूँ, अगर उसके अच्छे रेट ला सकते हो तो उसके रेट्स अच्छे ले आओ, मैं तुम्हें सारे ऑर्डर्स दे दूँगा। मैं शेरशाह और साइट एरिया में घूमना शुरू किया, फैक्ट्रीज ढूंढनी शुरू की। तो शेरशाह में कमाल प्रिंटर्स के नाम से तीसरा दिन था उनकी फैक्ट्री को शुरू किए हुए। ओके। और मैं जब वहाँ गया और कोनिका कंपनी उस वक्त बड़ी कंपनी थी, मल्टीनेशनल कंपनी कह सकते हो। कोडेक और जी, उनका दौर भी था एक वक्त। तो मैंने उनको जब ये थैली दिखाई, मैंने कहा मुझे इसके रेट्स चाहिए। कहते तो ऑर्डर ले आएगा? मैंने कहा बिल्कुल ले आऊँगा। तो उन्होंने जो मुझे रेट्स दिए वो बहुत अच्छे थे। मैंने जब आगे ऑफर किए, वहाँ से मुझे पहला ऑर्डर ही 1 लाख शॉपिंग बैग्स का मिला। अब तो केजी में मिलता है, लेकिन 1 लाख शॉपिंग बैग्स थे। और वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे ऑर्डर्स मिलना शुरू हुए और उसी के बेस पे तो शादी की थी मैंने। लेकिन फिर उसमें एक ऑर्डर जो था वो ख़राब हो गया, क्योंकि जैसे ये लोगोज लगे हुए हैं ना, तो आपका एक कलर्स जो होते हैं लोगों के, वो आपकी ब्रांड की रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जैक्टली ऐसा ही है। तो कोनिका कंपनी का येलो कलर उसने ग्रीन कलर चला दिया और सारी रात में जो है वो 2 लाख थैलियाँ या 3 लाख थैलियाँ उसने छाप दी। अच्छा, सुबह जब मैं गया हूँ मैंने उसकी रिसीविंग ली है और मैं जाके डिलीवर करके आ गया हूँ। और खुशी का एक लेवल भी है कि जितना बड़ा ऑर्डर डिलीवर करने जा रहे हैं आप। तो बस वहाँ मैंने चेक नहीं किया और वहाँ पे मिसहैप हो गया, क्योंकि कमाल प्रिंटर्स ने कहा तूने डिलीवरी ले ली है। मैंने कहा मैंने बोले थोड़ी ना खोल के देखने थे, यहाँ थोड़ा सा मिसहैप हुआ। अच्छा, जो आपने उस दौरान कमाया था टोटल लॉस हुआ। आई थिंक आपने कहा कि 8 लाख रुपए रुपए तक थे मेरे पास, एक अर्निंग हुई थी, और वो फिर आप दोबारा से जीरो हो गए, माइनस हो गया। क्योंकि माइनस इसलिए कि मुझे उसमें से शादी के एक्सपेंस भी किए और शादी के 1.5 महीने बाद ही ये मिसहैप हुआ, तो इसमें मुझे फिर पैसे भी भरने पड़े, तो माइनस हो गया था। तो यहाँ से हम दोबारा वो ज़िंदगी की जो नशे व फराज आबिद बैली साहब के, तो अभी आगे और बहुत सारी ऐसी बातें हैं। यकीन हमारे जो यंगस्टर्स हैं, हमारी जो यूथ है, हमारे जो व्यूवर्स हैं, नाजरीन हैं, जो पूरी दुनिया में हमें जहाँ भी देख रहे हैं, तो यकीनन इस गुफ्तगू से आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आपने 1% भी इस पर अमल कर लिया तो आपकी ज़िंदगी में एक अच्छी तब्दीली आने वाली है। तो हम चलते हैं एंटरटेनमेंट की तरफ और सैयद काशिफ अली की तरफ। तो काशिफ क्या सुनाएंगे आज आप हमें? और हमारी जो आज, जी बिल्कुल, तो एक अहमद रुश्दी का गाना है, बहुत मशहूर गाना है, कोको कोरिना। वो क्या बात है। दोबारा से लगाइएगा, दोबारा से लगाइएगा। मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मतवाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी, रहती है वो दूर कहीं, अता पता मालूम नहीं। कोको कोरिना, कोको कोरिना, कोको कोरिना, कोको कोरिना। मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मतवाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी, रहती है वो दूर कहीं, अता पता मालूम नहीं। कोको कोरिना, कोको कोरिना, कोको कोरिना, कोको कोरिना।
गहरी आंखें जिसकी फूल सा जिसका चेहरा, काली जुल्फे नागन बनकर देती हैं जिस पे पहरा। झील सी गहरी आंखें जिसकी फूल सा जिसका चेहरा, काली जुल्फे नागन बनकर देती हैं जिस पे पहरा। तुम पूछोगी मुझसे दुनिया भर में कौन है ऐसा हंसी, मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मतवाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी। रहती है वो दूर कहीं अता पता मालूम नहीं। कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना। हो सकता है कल खुद मुझको वक्त वहाँ ले जाए, मैं घबराऊं देख के उसको वो मुझसे शर्माए। हो सकता है कल खुद मुझको वक्त वहाँ ले जाए, मैं घबराऊं देख के उसको वो मुझसे शर्माए। मैं कह दूंगा दिल पर मैंने शायद देखा है तुमको कहीं, मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मतवाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी। रहती है वो दूर कहीं अता पता मालूम नहीं। कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना। थैंक यू। बहुत ही खूब काशिफ, थैंक यू। नाजरीन, एक चीज़ अब तक जो हमने गुफ्तगू की है उससे अंदाज़ा होता है कि आबिद बैली साहब में दो चीज़ें जो हमें बड़ी खूबियाँ नज़र आई हैं। एक तो है कि कंसिस्टेंसी, जिसको हम कहते हैं कि मुस्तकिल मिजाजी के साथ काम करना, और दूसरा है कि कॉन्फिडेंस, डिसीशन। जब आप फैसले करने की ताकत रखते हैं कि तो फिर उन फैसलों से आप अपनी ज़िंदगी बदलते हैं, अपनी किस्मत को बदलते हैं। चलते हैं दोबारा आबिद बैली साहब की तरफ। आबिद बैली साहब, वहाँ से फिर मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा कंटिन्यू कीजिएगा कि जब वो 8 लाख का ऑर्डर आपका जो है रिजेक्ट हुआ, और फिर आपने ऑलरेडी शादी की, एक्सपेंसेस किए, फिर आप पे एक बर्डन, जिम्मेदारी भी बढ़ चुकी थी ऑलरेडी। पहले आप एक बैचलर ज़िंदगी गुजार रहे थे, सिंगल, कोई टेंशन नहीं थी कि चलो कोई काम हो ना हो तो कहीं ना कहीं दोस्तों के साथ गुजारा कर लेंगे, लेकिन शादी के बाद तो फिर और जिम्मेदारी। अच्छा, हमारे साथ एक लाइव कॉल है हमारे व्यूअर से। अस्सलाम वालेकुम। सलाम सर, क्या हाल है सर? खैरियत? अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर? खैरियत से? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। सबसे पहले तो अपना टीवी का वॉल्यूम जो है ना उसको कम कर लीजिएगा, और अपना नाम बताइएगा और आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मोहम्मद रशीद, मैं कराची से। मोहम्मद रशीद, कराची से। जी मोहम्मद रशीद साहब, क्या पूछना चाहेंगे? मसला है कि हम सुप्रीम कोर्ट से भी जीत चुके, हमारा फैसला था, पीटीसीएल के रिटायर्ड हैं हम। सर, आप अपनी टीवी की आवाज बंद करेंगे सर? सर, आपकी आवाज सही नहीं आ रही सर। अच्छा, तो बैली साहब आवाज उनकी आ नहीं रही, तो वरना अगर दोबारा कॉल करेंगे तो बात कर लेंगे उनसे। तो वहां से मैं चाहूंगा कि दोबारा, क्योंकि शादी हो चुकी थी, जिम्मेदारी बढ़ चुकी थी, तो फिर उसके लिए क्या प्लानिंग की आपने आगे? असल में हुआ ये था कि जब ये प्रिंटिंग का काम ख़त्म हुआ ना, तो मेरे पास कंप्यूटर था और मुझे उस वक्त भी मतलब नई नई चीज़ें देखने का, सीखने का बहुत शौक़ था। तो उस ज़माने में इंटरनेट आ चुका था डिजीकॉम कंपनी का, असलम परदेसी साहब जी। तो इंटरनेट यूज़ करते हुए मैंने देखा कि इंडिया में साइबर कैफ़ेज़ बनना शुरू हो गए, जहाँ पे मुख्तलिफ लोग आते हैं और इंटरनेट यूज़ करते हैं और उसको पर आवर वो पेमेंट करते हैं। तो ये आइडिया पाकिस्तान में था नहीं, तो मैंने कहा अब इसके लिए जगह चाहिए मुझे। तो मैंने अगेन दोबारा मार्केट्स में जाना शुरू किया। तो इत्तेफाक से क्लिफ्टन सेंटर, क्लिफ्टन पे, वहाँ मेरे एक दोस्त हैं जावेद बिलवानी साहब, उनका एक सेटअप था, कंप्यूटर इक्विपमेंट सेल करते थे वो। तो उनकी एक छोटी सी, उस शॉप के अंदर एक छोटी सी स्पेस थी, जहाँ मैंने उनको ऑफ़र किया कि अगर आप इन्वेस्टमेंट कर दो यहाँ, तो हम साइबर कैफ़े बनाते हैं इस जगह पे, ज़ाया ही हो रही है जगह और मैं इसको चलाऊँगा। तो उसको जब मैंने फिजिबिलिटी बताई तो उस पर वो एग्री कर गया।
हमने वहाँ 4 कंप्यूटर्स और एक सर्वर के साथ इंटरनेट साइबर कैफ़े शुरू किया, जो कि पाकिस्तान में पहली दफ़ा हुआ था। 5 कंप्यूटर्स के साथ, सॉरी, और 100 रुपीज़ पर जहाँ आवर। क्लिफ्टन सेंटर में आपने आगाज़ किया, वहीं से ही कंप्यूटर की मार्केट भी वहीं से स्टार्ट जी हुई जी है। बिल्कुल। क्लिफ्टन सेंटर में उस वक्त कोई भी नहीं कोई भी नहीं था, था। सासी आर्केड की तरफ थे, लेकिन क्लिफ्टन सेंटर में उस वक्त कोई कंप्यूटर बिल्कुल वाला ऐसा ही नहीं है। था, परफ्यूम वाले थे और दूसरे गेम्स वाले थे। तो वहाँ जब हमने इंटरनेट कैफ़े शुरू किया तो उस वक्त डिजीकॉम, चूँकि हम उसका इंटरनेट यूज़ कर रहे थे, तो मैंने असलम परदेसी के साथ मीटिंग की, मुझे कंपनी ने मुझे डीलरशिप दे दो, क्योंकि आप बैठे हो आइए चुंदरी के रोड पे, मैं क्लिफ्टन में हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं यार, ये पासवर्ड्स वगैरह हम इस तरह नहीं दे पाएंगे। मैं ठीक है। तो दूसरी कंपनी कुछ अरसे बाद शुरू हुई, ग्लोबल नेट। उनका ऑफिस था PCHS में, मैंने उनसे मीटिंग की तो उन्होंने एग्री कर लिया और उनकी हमें बुक्स मिली जिस पे हम यूज़र आईडी तो लिख के दे देते थे, लेकिन फ़ोन वो पासवर्ड का जो है क्लाइंट को डायरेक्ट करते थे। फिर जब तीसरी कंपनी आई पाईनेट, तो मैंने पाईनेट पे जाके जब मीटिंग की कि आप, वो भी PCHS में थे, मैंने कहा क्लिफ्टन सेंटर मतलब एक प्रोमिनेंट जगह है, तो क्लिफ्टन में आपकी विजिबिलिटी आ जाएगी। तो उन्होंने कहा आपके पास ऑलरेडी ग्लोबल नेट है, तो आप पाईनेट कैसे बेचोगे? मैंने कहा ट्रैवल एजेंसी में जाओ तो वहाँ 10 एयर टिकट्स बिक रही होती हैं, तो आपकी भी जो है वो जितना अच्छा पैकेज आप दोगे और जितनी अच्छी सर्विस दोगे तो क्लाइंट आपकी सर्विसेज लेगा। तो पाईनेट भी फिर आ गया अल्हम्दुलिल्लाह, और इस तरह से फिर एक नया बिजनेस शुरू हो गया कि मुझे इंटरनेट आवर्स मैंने शुरू किए सेल करना, और फिर करते करते 36 इंटरनेट कंपनीज आई जिनका मैं क्लिफ्टन के अंदर सबसे बड़ा डीलर था, और कुछ कंपनीज का तो मैं डिस्ट्रीब्यूटर भी था, क्योंकि बाद में फिर कार्ड्स भी आ गए। जी बिल्कुल। फिर कार्ड्स पे बात शुरू हुई तो कॉल 00 और कॉल मेट और बहुत सारे कार्ड्स जो है वो आ गए थे जो इंटरनेशनल कॉलिंग के लिए यूज़ होते थे। फिर उसी ज़माने में जैज़ लॉन्च हुआ, मोबिलिंग का जैज़ कार्ड। जी बिल्कुल। तो ये चीज़ें आती गई और हम ऐड ऑन करते रहे अपनी सर्विसेज में। तो तकरीबन 2 साल के बाद हमने खारादर में एक और ब्रांच शुरू की। अच्छा। और खारादर में ब्रांच शुरू करने के आई थिंक 8 महीने के बाद उसका जो मेरे पार्टनर का भाई था, अमेरिका से आया था, वो स्टॉक एक्सचेंज का काम करता था। तो आज की स्टॉक एक्सचेंज कंप्यूटर में, लैपटॉप में, मोबाइल में, उस वक्त की स्टॉक एक्सचेंज कॉल पे होती थी और रिंग में शोर मचता था। ऐसा ही है। तो वो हर वक्त कॉल्स पे होते थे और क्लाइंट आवर्स लेने आया हुआ है और आप जो है वो उसको ये बेच दो, ये ले लो, तो वो एक अजीब सा माहौल बन जाता था। तो मैंने उसको मना किया तो उसको बुरा लग गया और वहाँ से हमारे क्लैश शुरू हो गए। फिर उसने पूरी अपनी कोशिश करके और उसने कहा कि इसको स्काईनेट से फ्री करो। तो वहाँ मेरा और मेरे पार्टनर का जो है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, और चूँकि दोनों स्पेसेस जो थी, खारादर वाली भी और क्लिफ्टन वाली भी, वो उसी भाई की थी जिसको मैंने टोक दिया था कि आप यहाँ स्टॉक एक्सचेंज का काम नहीं करो। तो इस वजह से फिर मुझे छोड़ना पड़ा, और छोड़ना इस तरह पड़ा कि उन्होंने जो हमारा हिसाब किताब था वो भी देने से इनकार कर दिया। और मैं चूँकि मेरी फैमिली बैक थी नहीं उस ज़माने में, तो मैंने भी उस पर कहा कि ठीक है छोड़ो, मुझे नहीं चाहिए पैसे, मैं अब अपना काम खुद कर लूँगा दोबारा से। मुझे ये कॉन्फिडेंस इसलिए था क्योंकि जितनी भी इंटरनेट कंपनीज थी उनके साथ मेरा ताल्लुक बहुत अच्छा था, और जो कंप्यूटर वेंडर्स थे उनके साथ भी मेरा ताल्लुक बहुत अच्छा था। जावेद का बेसिकली शोरूम का और उस वक्त ज़माने में रिकंडीशन गाड़ियों का काम था, तो वो उसमें ज़्यादा बिजी रहता था। तो मैंने फिर अपने जो चचा थे उनके साथ मैंने बात की, मैंने कहा यही काम मुझे दोबारा शुरू करना है, लेकिन मुझे लोन चाहिए। तो उनसे मैंने 7 लाख का लोन लिया, और उससे थोड़ा सा आगे फ्लेमिंगो का चाट वाला है, आगा खान जमात खाने के ऑपोजिट क्लिफ्टन में। तो वहाँ मैंने शॉप ली और वहाँ पे मैंने दोबारा साइबर कैफ़े, इंटरनेट आवर्स, ये सब चीज़ें शुरू की। तो रिएक्शन आया स्काईनेट की तरफ से कि आप इतनी करीब नहीं बना सकते किसी को डीलर। तो जितनी भी इंटरनेट कंपनी थी उन्होंने कहा कि ठीक है फिर आप ख़त्म कर दो डीलरशिप। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम इसको नहीं देंगे, उन्होंने कहा आप ख़त्म कर लो अपनी डीलरशिप। 10 ग्रेड। तो एक दोस्तियाँ या ताल्लुक़ बनाने का शुरू से जो शौक़ था ना, वो हमेशा मुझे काम आया है। मैं जितनी दफ़ा भी घिरता हूँ ना, तो दोस्तों से या ताल्लुकात से दोबारा कुछ ना कुछ इस्टेब्लिश करके और मैं अपना बिज़नेस खड़ा कर लेता हूँ। तो वो बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह विदिन 7-8 मंथ्स मैंने जो है वो तकरीबन 3 ब्रांचेस, और फिर 1.5 साल में चौथी ब्रांच भी मैंने शुरू कर ली थी, क्लिफ्टन, डिफेंस, खारादर और सोल्जर बाजार। उस पर हम दोबारा आपके साथ आते हैं, लेते हैं कमर्शियल ब्रेक। नाजरीन कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। बड़ा अहम मौजू जिसको हम आज डिस्कस कर रहे हैं, और यकीनन इसका आपको अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं इसका आपको जो है वो बेनिफिट मिलेगा।
तो एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम मॉर्निंग स्पॉट, जहां गुफ्तगू बदलती है जिंदगी। और आज जिस अहम टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं, और अगर आप भी चाहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करें और आप आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ करने की जुस्तजू रखते हैं, तो ये प्रोग्राम आपने आखिर तक देखना है। अभी हमारे मौजूद मेहमान ने ज्वाइन किया है नदीम मौलवी साहब, जो कि मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, एक मशहूर और मारूफ बिजनेसमैन भी हैं, और अभी हाल ही में उम्रा कर आए। तो मैं सबसे पहले आपको उम्रे की मुबारकबाद भी दूंगा कि आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपने उम्रा किया, और अपने शो में भी आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, ये आपकी मोहब्बत है, और अल्लाह पाक का करम है कि मैं उम्रा की सआदत मुझे हासिल हुई और वहाँ से मैं अभी आया हूँ। और मैं हमेशा एक ही बात समझता हूँ कि रब तक पहुँचना है तो बंदे के दिल तक पहले पहुँच। क्या बात कही आपने। और बंदे के दिल को दुखा के तू रब के पास भी जाएगा तो रब तुझे नहीं पहचानेगा। बेशक, क्योंकि रब कहता है कि जो मेरे बंदों से प्यार करता है मैं उससे प्यार करता हूँ। यही बात इब्लीस से कही थी कि झुक जा, सिजदा कर दे, मेरे बंदे को मान ले। इब्लीस ने मना कर दिया। देख ले इब्लीस का क्या हाल है, बिल्कुल। और आखिरत तक दोज़ख में ही रहेगा। बिल्कुल, आपने एक अच्छा मैसेज दिया है कि हकूकुल्लाह और हकूकुल इबाद की अगर हम जब बात करते हैं, तो हकूकुल्लाह जो है वो आपका और अल्लाह के दरमियान एक मामलात होते हैं कि आप जब चाहें गिड़ गिरा कर अल्लाह ताला के हुजूर हाजिर होंगे तो अल्लाह ताला माफ़ कर देगा। ये हमारी एक मतलब ईमान है कि अल्लाह से जब भी आप दिल की गहराइयों से माफ़ी मांगेंगे इंशाल्लाह वो आपको माफ़ कर देगा। लेकिन अल्लाह एक है जी, बेशक। लोग लाखों में हैं जी, आप उनका दिल दुखाएंगे तो उनको एक एक को आप कैसे मनाएंगे, ये बड़ा मुश्किल काम है। जो आपने बड़ी अच्छी बात कही जी। कि अल्लाह को तो हम मना लेंगे, लेकिन लोगों का जिनका दिल दुखाया है उनको हम कैसे मनाएंगे। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि हकूकुल इबाद पर भी हमें जो है वो फोकस करनी चाहिए। नदीम साहब, माशाल्लाह से आप एक बिजनेसमैन भी हैं, आप मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। तो आजकल के इस नफ्सा नफसी के दौर के अंदर ख़ास तौर पे हमारी, क्योंकि यूथ मोर देन 60% पॉपुलेशन है, और अगर हम इनको सही यूज़ करें और इनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे दें और इनको हम अपॉर्चुनिटी दें, तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान बहुत आगे जा सकता है। इस पर हमें बहुत कुछ काम करने की ज़रूरत है। तो एज अ मोटिवेशनल स्पीकर मैं चाहूँगा कि इस पर आप थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। देखिए, हम सब जब भी नुकसान करते हैं या अपनी ज़ात को नुकसान देते हैं, उसकी एक ही वजह होती है फियर, डर। और अल्लाह पाक ने कुरान शरीफ में 365 टाइम्स कहा डू नॉट फियर, यानी कि आप फियर ना करें, ठीक है। और अल्लाह पाक ये फरमाते हैं कि मैं हूँ। अब ये फियर जो है, फियर की वजह से आप झूठ बोलते हैं, फियर की वजह से आप बेईमानी करते हैं कि यार मेरा नुकसान हो जाएगा अगर मैं सच बोलूँगा। फियर की वजह से आपके रिश्ते खराब होते हैं। फियर ही जो है, ये जो खौफ है, आपको गलत चीज़ों पे लेके जाता है। खौफ और ईमान की कमजोरी दोनों में कहूँगा कि ये अगर इस पे हम अमल कर लें तो बहुत कुछ। देखिए, सबसे पहली बात है कि आप जो है ना लोगों को सच बताएं और दिल को साफ रखें। देखिए, जब भी आपसे कहा जाता है कोई भी चीज करने को, तो सबसे पहले कहते हैं यानी दुआ पढ़ लें आप या नमाज पढ़ लें। कहते हैं दिल साफ करो तो दुआ कबूल होगी। दिल साफ करोगे तो फिर तुम्हारी हर जो हाजत है वो पूरी हो जाएगी। मगर आप बताएं कि जब दिल ही साफ नहीं होगा तो फिर इस दिल के अंदर नेकियां कैसे आएंगी। तो सबसे पहले दिल साफ। अच्छा, दिल साफ करना कहने में बड़ा आसान है, अगर बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि जिन लोगों ने आपका दिल दुखाया है, आपका दिल नहीं होता कि उनको माफ कर दें। और जब तक आप उनको माफ नहीं करते, आप दिल पे एक बोझ लेके बैठे। ऐसा ही है, बिल्कुल। जब भी मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ, जब आप दिल में कोई बात रखते हैं ना, तो आप अपने लिए नुकसान कर रहे हैं। अगर जिस शख्स ने आपको नुकसान पहुंचाया उसने तो पहुंचाया, मगर आप अपने आप को क्यों नुकसान पहुंचाते? उसे माफ कर दें। और फिर अगर आप समझते हैं कि वो वैसे ही शख्स रहेगा, तो उससे ताल्लुकात खत्म कर लें।
हमारे यहाँ अक्सर लोग आते हैं कि सर मैं बहुत परेशान हूँ और मेरी खाला ये कहती, मेरी फुप्पो ये कहती, मेरी चाची ने ये कहती है, मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। तो मैं उनसे कहता हूँ सबसे पहले तो आप उन्हें माफ़ कर दें। दूसरा, अब आपको पता है कि आपकी फुप्पो, चाची, खाला, नानी जो भी है, फिर आप क्या करें जी, आप उससे थोड़ा बहुत आपको एहसास होना चाहिए कि वो बुजुर्ग है, ठीक है। फिर अब क्या करें, आप उनसे सख्त लहजे में बात ना करें, आप उससे बहस ना करें, आप कोशिश करें कि ऐसा कोई मौका ही ना दे। देखिए, जब भी हमारे यहाँ जो लड़ाई झगड़े होते हैं मियाँ बीवी के, क्यों होते हैं? बिल्कुल, क्योंकि हमारे यहाँ हम क्या आर्ग्यूमेंट्स में जाते हैं। ये जो खामोशी है ना, ये बहुत से मसले मसाइलों का हल है। क्या बात कही आपने। आप अगर किसी दुश्मन को भी देखे ना और उससे खामोश रहे, तो वो दुश्मन सोचता रहेगा कि बंदा क्या सोच रहा है मेरे बारे में। आप परेशान कर दोगे उसे, कुछ ना करें, हाथ मारने की भी जरूरत नहीं है, उसके सामने जाए, खामोश हो जाए और उसकी नजरों में नजरें मिला के बात करें। आप देखें जी, बिल्कुल आपने एक वो बात कही ना कि बदला लेने की बजाय जो माफ करता वो बड़ा होता बदला लेने वाले से। जी, बज़ाहिर तो हम उसको समझते हैं कि यार बुज़दिल है, लेकिन अल्लाह ने इसमें बड़ी हिकमत रखी है। जी, खामोशी जो है ना, आपको मैं कहता हूँ इतना बड़ा हथियार है कि आप कहीं भी जाते, देखिए आप अगर कहीं इंटरव्यू पे भी जाते हैं ना, जब आप बहुत ज्यादा बोल रहे होते हैं ना, जी जी, आपसे कोई इम्प्रेस नहीं होता। आप खौफ, जैसे कि मैंने शुरू के मौजू में कहा था, खौफ, आपको खौफ होता है अगर मैंने नहीं बताया तो ये इंटरव्यू में मुझे फेल कर देगा। उसके डर से आप बहुत सारी बातें कर रहे होते हैं, जिससे इंटरव्यू लेने वाला वो आपको बहुत हल्का समझता है। आप अप टू द पॉइंट बात करें, टू द पॉइंट बात करें, खामोश हो जाए, वो शख्स आपकी कदर करेगा। इसी तरह घर के अंदर भी आप अपनी बीवी से, बच्चों से टू द पॉइंट बात किया करें। हम फजूल बातें करते हैं, फजूल बातों से आपकी अहमियत कम होती है, दुनिया भर में कम हो जाती है। ये मत समझिएगा कि आप बहुत हदीस भी है ना कि आप बजाय फजूल बोलने से उससे बेहतर है लाग के आप खामोश रहें। सुभान अल्लाह। बस ये बातें देखिए, मैं एज ए मोटिवेशनल स्पीकर मैं उनको यही बताता हूँ, सबसे बड़े पीर साहब आप खुद हैं, सबसे बड़े आप इंटेलिजेंट आप हो, ऐसा ही है, सबसे आप जो है ना सबसे बेहतर हो, अपने आप को कमतर ना समझो, मगर आपने अपनी क्वालिटीज तलाश करनी है। लोग कहते हैं जी मुझे अरबपति बनना है, मैं कहता हूँ बन सकते हो, और फिर मैं उनको मिसालें देता हूँ उन शख्सियात की जो कुछ नहीं थे, आज अरबपति बन गए। मैं आप बल्कि ऑनर आपको बता दूं, आरिफ हबीब साहब की आप तारीख उठा के देख लें जी, एक मामूली स्टॉक ब्रोकर थे, आज वो अमीर तरीन शख्स हो चुके हैं। मैं ये इस वक्त मैं बाहर की ममालिक के लोगों की बात नहीं कर रहा, फिर मैं कहूँगा ये आपके स्टूडेंट बिरयानी वाले एक रेड़े से शुरू किया, आज खरबोपति बन गए। कहीं रेड़े वाला कभी सोच सकता था कि मैं स्टूडेंट बिरयानी जो पूरे पाकिस्तान में फैली हुई उसका मालिक बनूंगा? एक रेड़े वाला। तो ये वो मिसालें हैं जिससे मैं लोगों को कहता हूं कि आप अपने आप को कमतर ना समझे कि मैं नहीं बन सकता, मगर उसके लिए क्या है। लोग अक्सर कहते हैं मेहनत करो, मेहनत तो मजदूर भी कर रहा है, वो क्यों नहीं अरबपति बनता है? सबसे पहले ईमान की पुख्तगी। ईमान की पुख्तगी में क्या होगा? लोग कहते हैं यार ईमान वाले तो सिर्फ, देखें नमाज जब आप पढ़ते हैं ना, इबादत करते हैं ना, उस इबादत को दिल से करें। हमने यूं पढ़ा और अस्तगफिरुल्लाह करा और चले गए। आप अगर ये सोच लेना कि मैं 5 टाइम में अपने रब के सामने खड़ा हो रहा हूं, तो फिर अब आप बताएं कि अब आप मुझसे एक सवाल आपके जहन में आ रहा होगा कि नदीम साहब इससे मैं अरबपति कैसे बनूंगा? नहीं, एक चीज आपकी यहाँ पर मैं वो भी कहूँगा, जो अल्लाह के यहाँ सजदा करता है कि उससे हम कैसे उम्मीद रख लें कि वो किसी को नुकसान पहुँचा सकता है, बशर्त है कि उसकी नीयत हो कि वो सजदा कर रहा है और उसकी अहमियत को समझेगा तो वो किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचा सकता। मैं आपको एक सिंपल सी मिसाल देता हूँ। हर जगह पे आपने देखा होगा औरतों को अलग रखा जाता है, मर्दों को अलग रखा जाता है। जी शादियों में भी जी औरतें क्यों? क्योंकि वो आप कहते हैं बहुत से मसले मसाइल हो सकते हैं। खाने काबा की तवाफ में
कभी आपने सुना है 3 से 6 औरतों का टाइम है, 6 से 9 मर्दों का टाइम है? नहीं है। नहीं है ना? क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पे आपकी नियत, इरादा सिर्फ एक ही होता है कि मैंने अल्लाह पाक के पास जा रहा हूं और खाने काबा की तवाफ कर रहा हूं। तो जब आपकी नियत साफ होती है और गुनाहों की माफी मांग रहे और हैं, आपको पता है कि ये मेरा रब है और ये मेरा काबा है, तो आपकी ना आंखें इधर उधर होंगी, जी बिल्कुल ऐसा ही। ना आपकी नियत खराब होगी, और आपको ये भी नहीं पता होगा बराबर वाला क्या कर रहा है। आप अपने रब से गुफ्तगू कर रहे होते हैं, रब मुझे माफ कर दे, अल्लाहुम्मा लब्बैक, ए अल्लाह पाक मैं आपके पास आ रहा हूं। तो हमें क्या करना चाहिए कि सबसे पहले अक्सर मैं कहता हूं कि यार 2 किस्म के नमाजी होते हैं, एक जो सिर्फ सर जमीन पे मारते हैं और एक जो सर जमीन पे मारने से पहले ये सोच रहे होते हैं कि मेरा सर झुक गया अल्लाह के आगे। तो अब ये बात है कि हम जब कारोबार की सोचते हैं, लोग कहते हैं बाबा मैं कैसे बनूं, मैं बेरोजगार हूं। सबसे पहले नियत साफ करो, गुस्ल करो, पाक साफ कपड़े पहनो, प्रेजेंटेबल रहो, हर चीज में अपने आप को बेस्ट करो। क्योंकि अपने आप को ये कहो कि मैं अल्लाह का बंदा हूं, मैं किसी से कमतर कैसे हो सकता हूं। फिर उसके बाद जो भी आप कारोबार कर रहे हैं उसके अंदर ईमानदारी मस्ट है, सच बोलना मस्ट है, आटे में नमक की तरह मुनाफा रखना मस्ट है। नदीम साहब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कमर्शियल ब्रेक, क्योंकि न्यूज़ टाइम है। नाजरीन कहीं मत जाएगा, गुफ्तगू आपके सामने हो रही है और बहुत ही अहम मौजू पर बात हो रही है। अगर मैं नदीम साहब की इस बात को अभी अगर यहाँ से जो उन्होंने कहा उसको समअप करूँ तो उसमें सिंपल बात ये है कि अगर नदीम साहब, आबिद बैली साहब या मैं जो कुछ कर सकते हैं वो आप भी कर सकते हैं। अपने आप को कभी भी आप कमतर मत समझें। अल्लाह ने आप में कोई ना कोई एक खूबी ज़रूर रखी है जो अगर उसको आप तराशेंगे तो आप बहुत कुछ आगे कर सकते हैं। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और फिर मिलते हैं एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं मॉर्निंग स्पॉट, आपका पसंदीदा प्रोग्राम जहां गुफ्तगू बदलती है ज़िंदगी। और आज जो हमारे गेस्ट हैं वो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, लाइफ कोच हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, और अगर आपने इनकी एक बात पर भी अमल कर लिया तो यकीन जानिए कि आपकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ अच्छी तब्दीली आने वाली है। तो अब हम चलते हैं काशिफ की तरफ। काशिफ, आज का जो टॉपिक है। जी माशाल्लाह, बहुत अच्छा टॉपिक है आज का। और आज जो ख़ास तौर पे आपने नदीम सर को बुलाया है, इनको देख के तो बहुत खुशी हो रही है मुझे। और सर बहुत बहुत आपको उम्र की मुबारकबाद। थैंक यू काशिफ। और काफ़ी टाइम बाद हम लोग मिले हैं और बहुत अच्छा साथ रहा है हमारा। जी बिल्कुल। तो एक बहुत ही प्यारा सा गीत है इखलाक अहमद का, और फिल्म का नाम है बंदिश। तो कोशिश करते हैं, पुरानी यादें ताज़ा होंगी हमारी। जी बहुत ही खूबसूरत गाना। और इस गाने में भी अगर आप देखेंगे शायर ने जो है हमारी जो रोज़मर्रा की जो प्रॉब्लम है और ख़ास तौर पे जो फैमिली प्रॉब्लम्स हैं उसको बड़ा अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई किया उसने कि मैं आपको सोना चांदी कुछ नहीं दे सकूंगा। गर्मियों में हम पहाड़ों पे जाएंगे, गीत सुनाएंगे, सर्दियों में लिहाफ में जो है हम अपने किस्से सुनाया करेंगे, और समंदर पे जाके लहरों को जो है हम एंजॉय क्या करेंगे। तो क्या बात है काशिफ, बहुत अच्छा आपने अपनी खूबसूरत आवाज़ में ये गाना गाया। और अब हम अपने मौजू की तरफ आते हैं। और ख़ास तौर पे मैं चाहूँगा कि अगर हमारे व्यूवर्स अगर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, लाइव कॉल करना चाहते हैं, तो उनसे मैं कहूँगा कि आप हमें कॉल कर सकते हैं और दिए गए स्क्रीन पर नंबर पर 021-343-1433 पर आप हमें कॉल करें। और आप अगर अपना कोई इशू, कोई प्रॉब्लम शेयर करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, कामयाबी कैसे मिलती है, वो सवाल आप हमारे मौजूद मेहमानों से कर सकते हैं। आबिद वली, आपकी तरफ चलते हैं। ज़िंदगी में हमने देखा कि नशे व फराज ज़िंदगी का हिस्सा है, और ज़िंदगी कभी भी जो है वो एक ट्रैक पर नहीं चलती है, और जब तक वो आपको रीट्रेल नहीं करती, पटरी से उतारती नहीं है, आप सीखते नहीं हैं। तो ज़िंदगी सीखने और सिखाने का नाम है। तो वहाँ से जहाँ से आपने शुरू किया था कि उस दौर में आपने इंटरनेट लोगों को बताया, मुतारिफ कराया, जब हम किसी को पता भी नहीं होता था, उस टेक्नोलॉजी को आपने अडॉप्ट किया और आपने उसकी सर्विसेज देना शुरू की। उसके बाद फिर क्राइसिस आया, तो मैं चाहूँगा थोड़ा सा वहाँ से दोबारा आपकी इस स्टोरी को हम
मेरा बेसिकली 4 ब्रांचेस हो चुकी हुई थी बेलीज नेट सिटी की, और फिर एक मिसहैप हुआ, एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ मेरा इशू हुआ, और उसके अगेंस्ट फिर ये हुआ कि मेरी 4 ब्रांचेस में लूटमार हुई और बंद हुआ, जला दिया गया उनको। मतलब वो उस वक्त असल में जो कार्ड्स होते थे ना, इंटरनेट के कार्ड्स या कॉलिंग के कार्ड्स, तो वो ब्लॉक नहीं हो सकते थे। वो आप तो वो सारे का सारा जो है ना वो चोरी ज़माने करें, में उसको loss बेच हुआ। दें। हाँ, ऐसा ही है। वो काफ़ी लॉस मुझे बेयर करना पड़ा और मुझे सारी ब्रांचेस फिर बंद करनी पड़ी। एक मैंने तौहीद कमर्शियल वाली ब्रांच थी वो रखी। तो मेरे पास जितनी भी कंपनीज के कार्ड्स थे, जिसमें मोबाइल कार्ड्स भी थे, इंटरनेट कार्ड्स भी थे और कॉलिंग कार्ड्स भी थे, सब पे परसेंटेजेस अलग अलग थी। तो मैंने थोड़ा सा मैथमेटिकल गेम किया और मैंने केमिस्ट्री इस तरह की कि बहुत ही हाई परसेंटेज पे मैं मिक्स ऑफ बंच कार्ड देता था। तो वो इतना हिट हुआ कि लाइंस लगना शुरू हो गई थी मेरे ऑफिस के बाहर कि यार इतनी परसेंटेज पे तो कंपनीज नहीं देती जितनी परसेंटेज पे ये कार्ड्स में देता है। लेकिन ऑब्वियसली जब वो कार्ड्स में जिन कंपनी से कम परसेंटेज पे लेके ज़्यादा परसेंटेज पे बेच रहा हूँ, जिनको कैलकुलेशन का आइडिया नहीं हो रहा कि कर क्या रहा है, तो उन्होंने फिर मुझे देना बंद कर दिया कि कोई स्कैम करेगा, जिसकी वजह से फिर मुझे चौथी ब्रांच भी क्लोज करनी पड़ी थी। फिर मेरे पास सिर्फ ये कंप्यूटर था, इंटरनेट था और एक वेबसाइट मैंने बनाई थी उस ज़माने में जो इन्फॉर्मेशन देती थी इंटरनेट पैकेजेस की। तो उस वेबसाइट को मैंने कन्वर्ट किया ई-कॉमर्स में, bellycity.com, जो पाकिस्तान की अल्हम्दुलिल्लाह फिर पहली ई-कॉमर्स कंपनी बनी थी। और शुरुआत मैंने की थी मुख्तलिफ ऐसी डिवाइसेस जो बिल्कुल अनोखी हों, कि आप जैसे एक डेस्कटॉप पे 3 LCDs रख के और तीनों LCDs पे अलग अलग काम करो। फिर KVM स्विचेस थे, फिर वॉइस रिकॉर्डर्स थे, तो बहुत अलग अलग चीज़ें थी, VoIP डिवाइसेस थी, तो जिसकी वजह से ट्रैफिक बहुत जनरेट होना शुरू हो गया। फिर अल्हम्दुलिल्लाह लैपटॉप्स किए, फिर मोबाइल्स, फिर ऑफिस प्रोडक्ट्स, फिर ग्रॉसरी तक चला गया। दुबई का पहला .com लाइसेंस लिया 2006 में, 2005 के एंड में। तो उस वक्त तक 36,000 प्रोडक्ट्स हो चुकी हुई थी और बेहतरीन सेटअप था अल्हम्दुलिल्लाह, और कोई था ही नहीं पाकिस्तान में तो ना दुबई में। 2006 में फिर पहली कंपनी पाकिस्तान में आई थी शॉपाई, दुबई में फिर souq.com आई थी, तो वो चलते चलते। लेकिन 2006 में जब मैं दुबई गया था तो जिनको मैं यहाँ का सारा सेटअप हैंडओवर करके गया था, उन्होंने जो हमारी एक प्रॉब्लम है इस कौम की, उन्होंने अपनी कंपनी शुरू कर ली और मेरी जो पूरी टीम थी उसको अपने साथ ले गई। तो वो फिर एक मिसहैप था, मेरी गलती थी कि मुझे उनको दुबई भेजना चाहिए था, उनकी और गलती खुद आप ऐसी जो है नहीं वो थी, यहाँ मैं यहीं रहता supervise क्योंकि ये करते मेरा बेस था। दैट वाज माय मिस्टेक। तो खैर मैं दुबई था, यहाँ पाकिस्तान में मिसहैप हुआ, तो फिर दोबारा से नई टीम बिल्ड करना, उनको सिखाना, जो कि एक बिल्कुल नया बिजनेस ई-कॉमर्स जिनको समझ ही नहीं लोगों को। और दुबई में मैं अच्छे खासे एक्सपेंस कर चुका था, घर, ऑफिस, गाड़ी, सब कुछ। तो वो फिर डाउनफॉल शुरू हुआ। मैंने एक इन्वेस्टर को इन्वॉल्व किया, वो हमारी कम्युनिटी के ही थे। उन्होंने जब प्रॉफिट्स देखे, क्योंकि आईफोन उस ज़माने में आया था, अच्छा मेरे पास जो ज़बरदस्त एक चीज़ थी वो ये थी कि जो भी चीज़ दुबई में लॉन्च होती थी वो पाकिस्तान में सेम डे सेम मिनट में मैं लॉन्च करता था। तो वो पूरा एक सिस्टम बना हुआ था कि आप ऑर्डर करो, रात को चीज़ कराची पहुंच जाती थी। तो एक प्रॉफिट का जब उन्होंने सिस्टम देखा तो उन्होंने मुझसे पार्टनरशिप मांग ली। मैंने कहा नहीं, मैं पार्टनर आपको नहीं बनाऊंगा। तो वहाँ फिर उनके साथ क्लैश हुआ और वो तकरीबन 4 लाख दरहम थे जो मुझे उनको वापस देने थे। मैंने उनको देने शुरू किया, लेकिन वो अमाउंट इमीडिएटली निकालने की वजह से जो भी मेरे पास स्टॉक था वो सब मैं सेल करता जा रहा था। एक मार्केट में हाइप क्रिएट हो गई कि शायद ये भाग रहा है, और मैं जो है वो उनकी पेमेंट क्लियर करने के चक्कर में था। तो आखिर तक मतलब कुछ दरहम रह गए थे, अप्रॉक्सीमेटली कोई 93,000 दरहम। तब मैंने उन्हें ऑफ़र किया कि आप मेरा पासपोर्ट रखो और मुझे काम करने दो, मैं बाकी भी दे दूंगा जब 1 हफ्ते में मैं इतने दे चुका हूँ। तो उन्होंने पासपोर्ट रखते हुए ये कहा कि इट्स ओके, कोई मसला नहीं, आराम से आप अपना काम करो। लेकिन जब मैं दुबई से शारजा पहुँचा तो उन्होंने मुझे कॉल किया कि पासपोर्ट भी है, और ऑब्वियसली मैंने उनको एक चेक भी दिया हुआ था जो अमाउंट का सिक्योरिटी चेक जो होता है। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं ये चेक कल रिटर्न करवा रहा हूँ, 12 बजे से पहले मुझे बाकी अमाउंट भी चाहिए और पासपोर्ट भी अब मेरे पास है। एक थ्रेड आपको दी उन्होंने। तो मैंने कहा ठीक है, फिर मैं जब एक डिसीजन ले लेता हूँ ना तो फिर मैं पीछे नहीं हटता। मैंने अपने एक दोस्त को फ़ोन किया कराची, मुझे कहा टिकट्स जो है वो बनाओ, मैं कराची आ रहा हूँ। और फिर मैं बगैर पासपोर्ट कराची आया अपनी फैमिली के साथ। यहाँ आके सारे मामलात मैनेज किए, 3-5 साल लगे मुझे सारी पेमेंट्स क्लियर करने में। बेली सिटी बेच दी, हॉस्पिटलाइज हुआ, बहुत सारे मामलात हुए। तो मेरी लाइफ जर्नी पूरी है यूट्यूब पे, सब देख सकते हैं। जी बिल्कुल। लेकिन बेली सिटी बेचने के बाद
मेरे साथ इशू ये था कि 10 साल का एक कॉन्ट्रैक्ट था कि मैं ई कॉमर्स नहीं कर सकता 10 साल तक, तो कुछ ना कुछ तो करना था, पैसे भरने थे लोगों के, सबसे टाइम लिया हुआ था। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मुझे जो बिजनेस समझ आता गया, जो चीज़ समझ आती गई, मैं वो करता गया कि चलना तो है ना, घर भी देखना है, मामला भी देखना है, तो बहुत सारे बिजनेसेस किए। तो लोग ये कहते थे कि यार पता नहीं क्या क्या करता है, लोगों को तो नहीं ना पता कि मेरा प्रॉब्लम क्या है, लोगों को तो सिर्फ ये देख रहा है कि पता नहीं ये रोज़ नया बिजनेस कर रहा है। लेकिन रोज़ नया बिजनेस भी अनोखा बिजनेस था। जैसे रिक्शा एडवर्टीजमेंट पाकिस्तान में कहीं नहीं थी, इंडिया में होती थी, मैंने पाकिस्तान में लॉन्च की थी। इंस्टेंट डिलीवरी दुनिया में कहीं नहीं थी, पाकिस्तान में लॉन्च की थी। वेब टीवी दुनिया में कहीं नहीं था, प्रोफेशनल वेब टीवी लॉन्च किया था 2015 में। साइबर कैफे भी आपने लॉन्च किया जी, तो बहुत सारी ई चीज़ें। कॉमर्स जो हम आज के दौर में कहते हैं कि जी आज ई कॉमर्स का दौर है, आपने 2001 में ई कॉमर्स मुतारिफ करवाया। बहुत बड़ी बात है कि उस टेक्नोलॉजी को आज हम हाईलाइट कर रहे हैं जो आपने 2006 में हाईलाइट कर दी। जी मैंने 2015 में ये जो जितने भी कैमरे हैं ना, तो स्मार्टफोन्स पे आप ये सारा शो रिकॉर्ड कर सकते हो। ये 2015 में मैं बता रहा था लोगों को। और एशिया का पहला स्मार्टफोन फिल्म फेस्टिवल करवाया था दिसंबर 2015 में, जिसमें 1100 फिल्में पूरी दुनिया से आई थी। 9 इंटरनेशनल फेस्टिवल मेरे पार्टनर्स थे। फिर मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। वो भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ एक क्लैश की वजह से जिद में आके किया था कि कराची में उस ज़माने में बल्कि कराची नहीं, पूरा पाकिस्तान में ही हो रहे थे ब्लास्ट। 2011 की रात को 5857 लोग जमा किए थे मैंने खड्डा मार्केट डिफेंस में, और सब ने मिलकर नेशनल एंथम पढ़ा था और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था। क्या बात है। तो बहुत कुछ किया है। और नदीम भाई से अभी जो आप ऑफ द कैमरा जो गपशप हो रही थी, तो कुछ चीज़ें थी कि जैसे खौफ जो है ना, आपसे बहुत सारे गलत काम करवाता है। और खौफ कैसे ख़त्म होगा, उसके लिए ईमान की मजबूती बहुत ज़रूरी है। तो मेरा शायद अल्हम्दुलिल्लाह एक तरबियत जो थी ना, वो ऐसी थी कि खारादर में जब मैं था ना, तो ये जो हमारे फ़िरके हैं, मैं किसी भी फ़िरके के साथ अपने आप को एसोसिएट नहीं करता। मैं हर फ़िरके की अच्छी बात सुनता था, चाहे वो कोई भी हो। तो मैंने हरी पगड़ी भी पहनी बचपन में, मैंने नाते भी पढ़ी, मैं तबलीग पे भी गया, मैंने अहले हदीस वालों के साथ भी टाइम स्पेंड किया। तो सबके साथ टाइम स्पेंड करके जो अच्छी अच्छी चीज़ें थी वो सीखता गया ना, तो उसकी वजह से ईमान मजबूत होता गया। तो मैंने अपनी ज़िंदगी में पूरी जो मेरी लाइफ जर्नी है, मैं लोगों को आज भी ये कहता हूँ कि यार अल्लाह पे भरोसा रखो और इस सोच के साथ आगे चलो कि यार डर किस बात का, मैं जिंदा हूँ, इट्स मीन कि अल्लाह ताला ने मुझसे अभी भी कोई काम लेना है। आपको पता है मैं अभी तक विजिटिंग कार्ड्स नहीं बनाता। मैं जब भी इवेंट्स में जाता हूँ, लोग कहते हैं सर विजिटिंग, मैंने कहा मैं बनाते ही नहीं। कहते क्यों? मैंने कहा अगर मुझे उस इवेंट में लोग पहचान नहीं रहे तो इसका मतलब मुझे अभी और बहुत सारा काम करना है। मुझे तो मैं जब इवेंट में जाऊँ तो लोग खुद कहेंगे ये आबिद बेली है, तो मज़ा आएगा ना। मैं कार्ड दे के क्या अपना इंट्रोडक्शन कराऊँ? अब तो वैसे ही मोबाइल का दौर है, QR कोड से स्कैन कर लो। तो मैंने अपनी पूरी लाइफ में कभी विजिटिंग कार्ड्स नहीं बनाए। और दूसरी चीज़ कि मैं हमेशा नई चीज़ देखता हूँ। जैसे 2023 में जब थ्राइविंग स्पेस मेरा कोवर्किंग स्पेस था, अल्हम्दुलिल्लाह सेटल्ड बिजनेस हो गया हुआ था, मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अभी आपने कहा ना, ज़िंदगी अगर स्मूथ चल रही ना, प्रॉब्लम है, स्मूथ नहीं चलनी चाहिए, कुछ ना कुछ होना चाहिए। अगर स्मूथ है तो मेरे साथ मेरी सोच है कि अल्लाह नाराज़ हो गया आपसे। हाँ, वो अल्लाह ताला ने कहा बस ठीक है, इसको दुनिया में दे दो, इसके लिए आखिरत में कुछ नहीं है। अब तो स्मूथ नहीं होनी चाहिए आपकी ज़िंदगी में, कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव होना चाहिए। और आपका कंफर्ट जोन में रहना आपके लिए डेंजरस है। आप हमेशा अपने आप को अनकंफर्ट रखो। बिल्कुल। तो थ्राइविंग स्पेस के ज़माने में मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी कि मैं और कुछ करूँ, कि बस ठीक है ना, लाइफ सेटल हो गई, फैमिली पे सेट है, सब ओके है। AI आया तो मैंने AI पे बहुत सारी चीज़ें करनी शुरू की। और अब विप्रोनिक्स के नाम से हमारी AI ऑटोमेशन एजेंसी है। थ्राइविंग स्पेस का मैं पहले तो बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं सब लाइफ जर्नी में, बट मैं थ्राइविंग स्पेस की ज़रूर बात करूँगा। हुआ ये था कि मेरी डिलीवरी वाले कंपनी जब मैंने क्लोज़ की थी क्राइसिस की वजह से, तो 2019 का वो फरवरी में मैंने उसको एक चाइनीज़ कंपनी के साथ मेरा एग्रीमेंट था 4 साल का, जिससे बहुत पैसा बनाए थे मैंने। बट उसने कुछ वजूहत की वजह से वो पाकिस्तान पोस्ट के साथ चला गया। कुछ ही महीनों के बाद मेरा जो पंजाब और KPK का पार्टनर था उसने फ्रॉड किया, तो नवंबर 2019 में मुझे फिर बंद करना पड़ा। फरवरी 2020 में अच्छा दूसरी एक चीज़ मैंने अपनी ज़िंदगी में की, मैं हमेशा अपने अल्लाह से डिस्कस करता हूँ। मैं लोगों को नहीं बताता मेरे साथ क्या हो रहा है। आज भी आप जब से फेसबुक आया है 2007 से लेकर आज तक, मेरी किसी भी पोस्ट से आपको ये पता ही नहीं चलेगा मैं कभी परेशान भी रहा हूँ, मैं खुश ही रहा हूँ। तो 2019-20 के फेब में मैंने अल्लाह ताला से मुज़ाकरात किए कि यार अब बच्चे बड़े हो गए, बहुत अप्स एंड डाउन्स हो गए,
अब बस कर दो, या तो अपने पास बुला लो ताकि बच्चे डिपेंडेंसी के उसमें ना रहे कि यार बाप गया वो खुद ही कुछ कर लें, लेकिन नहीं तो फिर अब एक कुछ सेटल्ड बिजनेस दे दो मुझे। तो इत्तेफाक ऐसा हुआ कि एक दोस्त की कॉल आई कि यार मेरे पास बहुत सारे मास्क आए हुए हैं N95 के, वो बेचने, और मेरी शॉप बंद करवा दी है इन्होंने, तो मैं बेचूँ कैसे, मुझे सोशल मीडिया तो मैंने कभी किया ही नहीं। तो मैंने कहा ठीक है मुझे भेज दो आप। मैंने उसके मास्क जो थे वो हर जगह सोशल मीडिया पे वायरल करवा दिए, तो मैंने 3 दिन में 10,000 मास्क बेच दिए। तो इसने मुझे कॉल किया कि यार तू एक काम कर, मेरे वेयर हाउस आ, बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे पास करने सब के लिए। सेल कर। तो मैं जब इसके वेयर हाउस गया हूँ तो कोविड से रिलेटेड हर चीज़ थी। मैंने कहा ऐसे ही चाय पीते हुए कि तुझे वही उतरी थी जो सब मंगवा लिया तूने, तो उसने कहा नहीं मुझे ये इमदाद का माल है। मैंने कही तो फिर मैं बेच ही नहीं सकता। कहते क्यों, तू खरीद रहा है? मैंने कहा मैं खरीद ही नहीं सकता, गरीब की इमदाद है। तो मैं कहते ठीक है। मैंने खैर उससे चेक वेक लिया अपना। अब चेक लेके जब मैं जा रहा था तो मैं ये सोच रहा था कि एक तरफ मैं उसको कह रहा हूँ ये हराम है और प्रॉफिट लेके मैं जा रहा हूँ वापस। तो मैंने वो क्लिफ्टन पे सीलानी वेलफेयर पे दे दिया वो चेक, हालांकि मैं उस वक्त शदीद क्राइसिस में था। लेकिन वो जरूरत चेक थी देना पैसों की। जी, और वो 7,23,000 का बिग अमाउंट उस वक्त मेरे लिए, लेकिन वो चेक देना जो था ना वो मेरी लाइफ बिल्कुल चेंज Change कर हो गया। गई। उसके बाद से आज तक मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि अगर मैं उस वक्त ये सोचता ना कि यार ठीक है उसको मैंने ये बोला है हराम है तो उस काम का बोला ना, ये तो प्रॉफिट का चेक आया मेरा, बिल्कुल। पर मेरे बच्चों को तो मैं हराम खिला देता। तो मैंने वो चेक लेकिन जब दिया है ना तो उसके बाद से एक तो तवक्कल और मजबूत हो गया। वर्क मोर किस तरह शुरू हुआ, अल्लाह ताला ने कैसे उसमें सक्सेस दी मुझे, वो लोगों को यकीन नहीं आता, मुझे भी सच पूछे तो यकीन नहीं आता कि मैंने कैसे कर लिया ये। क्योंकि वो 16,000 स्क्वायर फीट की एक स्पेस और इतना बड़ा एक्सपेंस और कोई पैसे नहीं, और अल्हम्दुलिल्लाह वो चला हो रहा। तो 3 ब्रांचेस हैं हमारी। जी माशाल्लाह, बड़ा अच्छा आपने बताया डिटेल में। नदीम साहब, आबिद बेली साहब की हम 2-3 बातों को अगर आगे बढ़ाएं, एक तो कि इन्होंने एक्सेप्ट किया कि मुझसे ये गलती हुई। जब हम आगे बढ़ते हैं और हम अपनी गलतियों को नज़रअंदाज करते हैं तो फिर हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो जब आपने अपनी गलती को आइडेंटिफाई किया तो इस मीन्स कि आपने कहा कि ये गलती मुझसे दोबारा नहीं होनी चाहिए, तो फिर आप आगे बढ़े, फिर ईमान आपका पुख्ता हो। और फिर तीसरी एक चीज़ कि अल्लाह की राह में देने से पैसा कम नहीं होता बल्कि पैसा बढ़ता है। उसके एक एग्जांपल है कि इन्होंने वो 7 लाख समथिंग का चेक सैलानी वेलफेयर को दे दिया क्लिफ्टन पे, जबकि उस वक्त शदीद क्राइसिस में। और आपके आने से पहले एक बात इन्होंने अपने जो बिजनेस पेरेंट्स का था उनको भी, पेरेंट्स को कहा जी ये गाड़ी की चाबी रखी हुई है, ये ऑफिस की चाबी रखी हुई है, अब मैं ज़ीरो से शुरू करूँगा। फिर उन्होंने बस से सफ़र शुरू किया। तो ऐसे डिसीजन लेना बहुत मुश्किल होता है, क्या कहेंगे आप? लेकिन जो सबसे अहम बात इन्होंने कही, ईमान का पुख्ता होना और अल्लाह से गुफ्तगू करना। आपको ज़रा पता लगता है कि जनाब मिनिस्टर साहब आए, प्राइम मिनिस्टर साहब आए, अब फ़ौरन चले जाते सर वो मेरा ये काम कर दें। वो कहता है ठीक है, सिर्फ वो कहता है ठीक है, और आप कहते यार मेरी तो मिनिस्टर से बात हो गई, अब मेरा काम हो जाएगा। काम हो जाएगा 100%। तो सारे मिनिस्टर, सारे बादशाहों का बादशाह, शहनशाहों का शहनशाह मेरा परवरदिगार क्या बात है, आपको कह रहा है मांग, और हम उससे नहीं मांग रहे यार मेरी उससे बात करा दो, मेरी इससे बात करा दो, मेरे इससे ताल्लुकात करवा दो। तो बात ये इन्होंने बड़ी प्यारी बात की कि इन्होंने गुफ्तगू किससे की? अल्लाह पाक से। अल्लाह पाक को अपना दर्द बताया, और बेशक अल्लाह पाक सबको देख रहा होता, मगर अल्लाह पाक कहते हैं कौन है मेरा बंदा जो मेरे पास आके मुझ पे भरोसा कर रहा है। लेकिन बात सिर्फ भरोसे की होती है, और याद रखिएगा इंसान का भरोसा इंसान तोड़ देता है, मगर वो मेरा रब है कि आप उस पर भरोसा करें, आपका भरोसा कभी नहीं टूटेगा, कभी भी नहीं। मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ, लोग आते हैं सर मैं बीमार हूँ, बड़े अरसे से परेशानी है, हम बड़े डॉक्टरों के पास गए। मैंने कहा इलाज के 3 तरीके, आप सिर्फ एक ही तरीका इस्तेमाल करें। कहने क्या? मैंने कहा आप सिर्फ डॉक्टर के पास जा रहे हैं। तो कहना सर वही तो सब करते हैं, वरना इलाज कैसे होगा? मैंने कहा अधूरा इलाज है। इलाज के 3 तरीके, पहले डॉक्टर के पास जाएं, उसके बाद आप जाएं दुआ करें कि ए अल्लाह पाक मुझे शिफा दे, आफियत के साथ मुझे तंदुरुस्ती दे, आफियत के साथ मुझे सेहत दे। तीसरा मैंने कहा अपने उन दोस्तों के पास जाओ जो पॉजिटिव है,
वो आपको कहेगा इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा, तो एक एनर्जी अंदर से आपकी डेवलप होगी। बिल्कुल ऐसा वो ही है। एनर्जी आपके दवाई का जो काम कर रहा होता है उसको बूस्ट अप कर दी, डबल उसका असर आते हैं, ऐसा ही है। फिर आप फौरी तौर पे ठीक हो जाते हैं। हम क्या करते हैं, सिर्फ दवाई पे भरोसा, सिर्फ दवाई काम नहीं कर पाएगी, क्योंकि आपने उस दवाई को लेते वक्त अल्लाह को तो याद ही नहीं किया, शिफा देने वाला कौन। लेकिन दवाई तो एक जरिया है, अल्लाह भी कहता है जाओ डॉक्टर के पास जाओ, एक जरिया है ना तरीका। मगर अल्लाह पाक कहते हैं सिर्फ डॉक्टर पे अगर तुमने भरोसा कर दिया तो फिर तो शिर्क कर दिया तुमने तो ये कह दिया कि सिर्फ डॉक्टर ही ठीक कर सकता है। नहीं, अब बड़े से बड़े डॉक्टर के पास जाओ, कहते हैं यार अब हमारे हाथ में नहीं, अल्लाह के हाथ में। क्यों कहता है? देखिए हमारे पास बस छोटी सी चीजें होती हैं जो हम भूल जाते हैं और गुनाह में शामिल कर लेते हैं। इस डॉक्टर के पास बस अपॉइंटमेंट मिल जाए मैं ठीक हो जाऊंगा, और उसी डॉक्टर से ठीक नहीं होते। आप डॉक्टर के पास जाएं, उसके पास बेशक डॉक्टर के पास जाएं, ये मैं कह रहा हूं आपसे, ये नहीं कि डॉक्टर के पास ना जाएं, कोशिश जरूरी है। डॉक्टर के पास जाते वक्त ये आप सोच लें कि अल्लाह पाक मुझे सबसे पहले तो कोई अच्छा डॉक्टर दिला दे, ये सबसे पहली दुआ होती है, क्योंकि अल्लाह पाक का जब आप दुआ करेंगे आपको सही डॉक्टर मिलेगा, वो एक वसीला बन जाएगा आपका, वो आपका। दूसरी बात, जब डॉक्टर की आप दवाइयां ले रहे हो अल्लाह पाक मुझे शफा दे। तीसरी बात जो सबसे पावरफुल देता है आपको जो बूस्ट अप करता है, वो आपकी दोस्त है, आप रिश्तेदार, उनके पास जाए। और अगर कोई शख्स बीमार है और आप उससे प्यार करते हैं तो मैं उनसे कहूंगा आप जाएं उनके पास मुलाकात करने, क्योंकि आपके जाने से उनके पास सेहत आ जाएगी, आपके जाने से उनकी दवाइयां काम करने लगेगी। और सबसे अहम बात, जब आप जाएं ना किसी बीमार के पास तो नेगेटिव ना कहें, पॉजिटिव कहें कि यार तुम ठीक हो जाओगे, अल्लाह के फजल करम से तुम ठीक हो जाओगे। हौसला अफजाई करनी हौसला, देखिए अंग्रेज क्या करता है, फूल देता है, कहता है आई लव यू, यू आर सच ए डार्लिंग पर्सन, यू विल बी ऑल राइट, वो पॉजिटिव कहता है। हमारे यहाँ जब ओ क्या हुआ, अच्छा बेचारे को कैंसर हो गया, नहीं हो जाएगा ठीक, आप खुद इतनी उदासी से उसको बोल रहे हो ठीक हो जाएगा, तो मरीज खुद परेशान हो जाता है, फील भी करेगा कि मैं अब सही नहीं होने तो वाला। अब आप जब जाते हैं तो सबसे पहले कि यार मैं तुझसे बड़ा मोहब्बत करता हूँ यार, और मुझे पता है तू माशाल्लाह हिम्मत वाला आदमी है, अरे कुछ नहीं है, कैंसर वैंसर कुछ नहीं है, इंशाल्लाह तुम ठीक हो जाओगे। अब भाई अब तो कुछ नहीं है, दवाइयां आ गई हैं तुम्हारे पास, डॉक्टर कितना बेहतरीन है, आप उसको बूस्ट अप कर रहे हो, आप उसका हौसला बढ़ा रहे हो। ये तरीका होता है, जैसे हम मोटिवेशनल स्पीकर क्या करते हैं, यही तो करते हैं। उससे क्या होता है कि देखिए दवाई भी काम करने लगती है, आपको डॉक्टर पे भी भरोसा आता है, आपको सबसे बड़ी बात है अल्लाह से आप बड़े कनेक्टेड हो जाते हैं। आपको पता है कि डॉक्टर जो दवाई दे रहा है उससे बड़ा डॉक्टर के पास आपने रेफर कर दिया है, अल्लाह पाक जो है, तो सबसे बड़ा डॉक्टर ने रेफर कर दिया। फिर लोग कहते हैं यार ये बंदे का कैंसर था, इलाज कैसे हो गया? इलाज ये जो 3 तरीका है ना, उससे मैं कहता हूं कैंसर भी दूर हो जाएगा। याद रखिएगा, नंबर 1 डॉक्टर, नंबर 2 डॉक्टर के साथ बहुत जरूरी है कि आप दुआ करें अल्लाह पाक से, और तीसरा पॉजिटिव लोगों में जाके मुलाकात करें या उनके साथ बैठे, इलाज 100% आपका हो जाए। आपने बहुत अच्छी बात कही। आपने स्टार्टिंग में जब पहली बात कही थी कि हम लोगों का दिल दुखाते हैं, तो आबिद साहब हमारे यहाँ शो में आए थे, डॉक्टर शहजाद अली गाजी साहब, जो कि अब्दुल्ला शाह गाजी, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास एक पेशेंट आए और वो दुनिया में सब जगह घूम चुके थे, सारे हॉस्पिटल, लोकल, इंटरनेशनल, सारी जगह से उन्होंने इलाज कराने की कोशिश की, उनको आराम नहीं आ रहा था। अच्छा, वो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग थे, यानी कि मतलब किसी बहुत बड़ी फैक्ट्री के ओनर थे वो। तो किसी ने कहा यार आपने सब जगह चले गए, तो आप अब्दुल्ला शाह गाजी जाएँ और डॉक्टर शहजाद गाजी साहब से मिलें, तो वो भी रूहानी इलाज करते हैं, वहाँ से शायद आपको वो शिफा हो जाए। वो गए वहाँ पर, तो एम्बुलेंस थी, तो वो टोकन के ज़रिए देखते हैं नॉर्मली, लेकिन जो एम्बुलेंस में इमरजेंसी में आते हैं तो उनको वो जाकर खुद वहाँ पर देखते हैं लोगों को कि भाई एम्बुलेंस में आए, क्योंकि इमरजेंसी है, तो इमरजेंसी में तो टोकन और लाइन में तो नहीं बनता ना ऐसा। तो वो गए, उनको देखा, तो कुछ रिलेटिव भी साथ खड़े हुए थे, वाइफ भी साथ खड़ी हुई थी, तो उन्होंने उससे पूछा कि आपको कोई ऐसी गलती जो आपको याद हो? अच्छा, ऑक्सीजन लगी हुई थी, बात कर नहीं सकते थे, तो
तो गाजी साहब ने उनका हाथ पकड़ा कि जब अगर आपको लगे कि मैं जो पूछ रहा हूँ और वो सही है तो आप मेरा थोड़ा सा हाथ दबाइएगा तो मुझे महसूस हो जाएगा। तो उन्होंने कहा जी आपने कोई ऐसी गलती की हो जो आपको याद हो, किसी का दिल दुखाया हो, जो आपने स्टार्टिंग में बात कही थी। तो उन्होंने हाथ दबाया तो पता चला। तो उन्होंने बाकी लोगों का कि आप हट जाएं और वाइफ को कहा कि आप खड़ी रहें। वाइफ से पूछा कि ये कोई ऐसी गलती बताना चाह रहे हैं, तो उन्होंने इशारा किया कि वाइफ से पूछ लें। तो उन्होंने उससे पूछा तो उन्होंने कहा कि जी इन्होंने अपने पेरेंट्स की मौजूदगी में उनकी सारी प्रॉपर्टी जो है अपने नाम कर ली थी इन्होंने, जिसकी वजह से आज वो इतना फल रहे फूल रहे हैं, लेकिन आज उनकी जो हालत है वो ये है। तो डॉक्टर साहब ने उनको ये कहा, शहजाद अली गाजी साहब ने कहा कि आप एक काम करें, अगर इनके पेरेंट्स ज़िंदा हैं, कहा जी बिल्कुल ज़िंदा हैं, तो बोले इन्हें कहीं भी मत लेके जाएं, आप इन्हें इनके पेरेंट्स के पास ले जाएं और ये उनसे माफ़ी मांगे अपनी गुनाहों की, इंशाल्लाह इनको शिफा होगी। वो सीधे ले गए वहाँ पर। तो अराउंड 2-3 घंटे के बाद पता चला कि उनके पेरेंट्स उनसे मिले। उन्होंने जो भी कंडीशन थी उसमें उन्होंने माफ़ी मांगी। अब लाज़मी बात है कि जो उनकी सिचुएशन थी, पेरेंट्स तो अपनी औलाद को हमेशा लाख गलती कर लें, तो कुछ भी मोहब्बत कर लें, करते हैं, प्यार मोहब्बत करते हैं, उनको उन्होंने उससे गले लगा लिया और रोए खूब। तो एक कहते हैं ना तसल्ली हो जाती है। थोड़ी देर के बाद उनकी डेथ हो गई। तो उनकी जो जान अटकी हुई थी, तो आप देखें कि उनको सुकून तब मिला जब उन्होंने अपने पेरेंट्स के अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी। तो आपने जो बात की कि दिल जो है ना किसी का नहीं दुखाना चाहिए, हकूकुल्लाह और हकूकुल इबाद पर मैं बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और जिस तरह आपने कहा कि कोई बीमार हो, हम उसको किस तरीके से उसकी तीमारदारी करें, किस तरीके से उसको हम सपोर्ट करें। देखिए हम दुआ तो कर सकते हैं ना। आपने बड़ी प्यारी बात की। देखिए शहजाद साहब जो हैं, उनके पास जब लोग जाते हैं ना, सबसे पहले वो होम्योपैथिक की दवाई देते हैं, ठीक है। अब वो होम्योपैथिक की दवाई असर कैसे करती है, फिर वो उनसे पूछते हैं कैसे हो आप, खैरियत से हो, अच्छा इंशाल्लाह आप दुआ करें, अल्लाह पाक के फजलो करम से आप सही हो जाएंगे। वो उनको सबसे पहले क्या कहते हैं दवाई देने के बाद, इंशाल्लाह सही हो जाएंगे, सही हो जाएंगे और अल्लाह पाक का करम होगा, आप दुआ कीजिए और मैं भी दुआ करूंगा आपके लिए। दवाई के साथ दुआ, यानी 3 चीज, अगर इसमें से एक चीज भी कम होती है ना, तो आप समझ लें फिर आपका प्रोसेस जो है ना रुक जाएगा या डिले हो जाएगा या बाज वक्त हो जाता। मगर अगर 100% इलाज चाहिए तो पहले दवाई, उसके बाद नंबर 2 जो है वो दुआएं, तीसरा दोस्त रिश्तेदार और उन लोगों से मिले जो आपको प्यार करते हैं, जो आपके साथ आपको पॉजिटिव वाइब्स देंगे, आपके साथ बैठेंगे, आपको हंसाएंगे, आपका हर गम भुला देंगे, आपका इलाज हो गया। जी बिल्कुल, आपने बड़ी अच्छी बात की। अच्छा आबिद बेली साहब, आप लाइफ कोच हैं। लाइफ कोच जो है वो लोगों की ज़िंदगी को बदलता है, उसके अंदर के इंसान को तराशता है, उसको बताता है कि जी आप जो है ये आप में सलाहियत मौजूद है, ये आप कर सकते हैं। अच्छा, जब एक इंसान लाइफ कोच बनता है तो उससे पहले वो खुद भी कहीं ना कहीं टूट चुका होता है और मसाइल का शिकार होता है। तो आपने अपने अंदर के इंसान को इस लाइफ कोचिंग के ज़रिए किस तरीके से अपने आप को आपने हौसला दिया कि जी आपने भी हिम्मत नहीं हारनी, क्योंकि आपने तो जो हमने आपकी जो जर्नी अब तक हमने देखी है, सुनी है, उसमें आपने हमेशा जो है वो कभी भी जो है ना उम्मीद नहीं हुआ अल्लाह ताला की ज़ात से, और अपने आप को कभी भी आपने सरेंडर नहीं किया। तो मैं चाहूँगा कि आप लोगों की ज़िंदगी तो बनाते हैं, सिखाते हैं, तराशते हैं, अपनी ज़िंदगी जब आप टूट रहे थे तो आपकी क्या कैफियत थी? मैं जब भी बहुत शदीद नुकसानात में गया हूँ ना, 5 दफ़ा हुआ है मेरे साथ, तो 5 दफ़ा मैंने सिर्फ एक चीज़ सोची है कि यार अभी तक सांस चल रही है, तो इसका मतलब है कि कुछ बेहतरीन होना है। एक चीज़ मैंने बचपन में सुनी थी कि अगर आप आजमाइश में हो ना जी बिल्कुल, तो आप अल्लाह से करीब हो गए, लेकिन अगर आप आज़ाद में हो ना तो आप अल्लाह से दूर हो गए। तो मैं जब भी नुकसानात में होता था ना, तो मेरा रुख मस्जिद की तरफ और कुरान की तरफ हमेशा से, मैं हमेशा तर्जुमे से कुरान पढ़ता हूँ और मैं लोगों को कहता हूँ कि जो तुम किताबें पढ़ते हो, हदीस की किताबें पढ़ते हो,
पहले कुरान पढ़ लो तर्जुमे के साथ, क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी खुतबे में कह के गए थे कि मेरी कुरान के ऊपर अल्लाह की रस्सी जो है कुरान मजबूत और से थामो। सुन्नत, मेरी जो सुन्नत है या मेरी जो सीरत है उस पे कायम रहना, तो फिरकेबाजी नहीं करना। लेकिन हम अलग ही दुनिया में चले गए। तो मेरा कुरान के साथ और मस्जिद के साथ जो है वो रिश्ता और मजबूत हो जाता था। और पिछले 8 साल से मैं मुस्तकिल एतिकाफ भी कर रहा हूँ रमज़ान में। माशाल्लाह। पहले भी करता था लेकिन अब मुस्तकिल करता हूँ। तो मेरा जो है ना वो इंटरनल बिलीफ जो है ना वो और मजबूत होता जा रहा है। तो अभी रिसेंटली ये जो मैंने अभी चेक वाली जो आपसे बात की थी ना, तो वर्क मोर जो मेरा कोवर्किंग स्पेस है उसमें जितना भी मेरा स्टाफ है वो भी अब इस चीज़ पे यकीन करने लगा है कि यार आबिद भाई जो है ना वो सही कहते थे। मैं उनको कहता था कि यार खाली हॉल है, इसकी पिक्चर्स ले लो, ये आगे काम आएंगी हमें। और वो कहते थे आबिद भाई ये कब भरेगा? तो पता नहीं भरेगा भी कि नहीं, तो बंद करना पड़ेगा। मैंने कहा नहीं, भरेगा भी और चलेगा भी, आप पिक्चर्स काइंडली ले लो इसकी। तो ये मेरे साथ रह रहे कि इन्होंने 2.5 साल में इनका भी बिलीव बहुत स्ट्रांग हो गया। क्यों? 2 चीज़ें हैं। आप जब सजदा करते हो ना, जैसे हमारी बातचीत हो रही थी, नदीम भाई ने एक बात बोली थी कि हम जो नमाज पढ़ते हैं बस जल्दी जल्दी पढ़ी और चले गए, क्योंकि दुनिया की फिक्र है। आप सजदा ऐसे करो कि ये आपका आखिरी सजदा है, तो आपके साथ ताल्लुक जुड़ेगा अल्लाह का। और अल्लाह ताला वो कहते हैं कि मुझसे ताल्लुक जोड़ना है ना तो सजदे में जाके मुझसे जोड़ो। ऐसा ही है। हम तो सजदे ऐसे करते हैं कि बस जी मेरी दुकान पे कस्टमर बैठा हुआ है, हमने नमाज पढ़ी और जल्दी भागे, क्योंकि उस कस्टमर को भेजने वाला जो रब है उस रब के साथ तो अपना ताल्लुक मजबूत करो ना। तो मेरा क्राइसिस में हमेशा मैं अपने आपको भी और अपने जो भी मुझसे लोग मिलने आते हैं उनको मैं कहता हूँ कि अगर क्राइसिस में हो ना, जिंदा हो, तो इट्स मीन कि तुम्हें उससे बेहतरीन मिलना है, तो अपनी स्ट्रगल को कंटिन्यू करो और उस बेहतरीन का इंतज़ार करो, सब्र करो और शुक्र करो। जो है उस पर शुक्र कर, जो नहीं है उस पर सब्र कर और चलता रहे, तो आगे रास्ता ज़रूर मिलेगा। और हर अपॉर्चुनिटी अवेल करते जाओ। ये नहीं कि नहीं यार ये तो छोटी अपॉर्चुनिटी है, वो बड़ी के चक्कर में छोटी छोटी जो छोड़ते जाओगे ना वो मज़ीद नुकसान में जाते जाओगे। तो मेरा तो ये है कि अपना बिलीफ मजबूत करें और हर क्राइसिस में ये सोचे कि अगर मैं ज़िंदा हूँ तो मुझे इसका मतलब है कि कुछ और बेहतरीन मिलना और कुछ है, मिलने वाला है। तो उसकी जुस्तजू में लग जाओगे। जी बिल्कुल। अच्छा, लास्ट में मैं चाहूँगा आबिद भाई साहब कोई मैसेज देना चाहें हमारे नाजरीन को, क्योंकि वक्त महदूद है हमारे पास, वरना आपसे दिल तो चाह रहा था कि बहुत सारी गुफ्तगू और की जाए, लेकिन एक सेशन हम आपके साथ और करेंगे इंशाल्लाह। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि मैं अभी आपने बातों बातों में कहा था ना कि 60% 65% हमारी जो यूथ है जिसने पाकिस्तान को बदलना है, यूथ जो है ना इस वक्त अजीब मायूसी का शिकार है। ऐसा ही है। और वो मायूसी की वजह वो खुद है। वो लोगों को ढूंढते हैं जो उनको रास्ता दिखाएं, लेकिन उनके पास खुद का रास्ता है। अगर वो कुरान पढ़ना शुरू कर दें, तर्जुमे के साथ पढ़ना शुरू कर दें, अल्लाह ताला उनको खुद रास्ता दिखाएगा। और दूसरा, लोगों से मांगना बंद करो, अल्लाह से मांगना शुरू करो। क्या बात कही आपने। उसने कायनात बनाई है तो तुम भी उस कायनात का हिस्सा हो, उससे मांगो। मेरे पास अभी रिसेंटली एक साहब आए थे, माजरत में थोड़ी सी बात करूंगा, वो आए थे जॉब के लिए, लेकिन वो इतना टैलेंटेड बंदा था। मैंने कहा आपको जॉब नहीं करनी चाहिए, आपको कारोबार करना चाहिए, और मैं आपको हर जगह पे जहाँ जहाँ हेल्प चाहिए मैं करूँगा, लेकिन अगले 3 महीने बाद मुझसे ये आके बताना कि ये जो तुम टैलेंट है इसको इस्तेमाल करते हुए तुम्हारा कारोबार शुरू हुआ या नहीं हुआ। फातिक नाम है, अगर वो शो देख रहे होंगे तो वो इंडोर्स करेंगे। और आज अल्हम्दुलिल्लाह उनका इवेंट का बहुत अच्छा बिजनेस है। वो मेरे पास जॉब के लिए आए थे। क्यों? क्योंकि वो अपने अंदर का टैलेंट देख ही नहीं रहे थे कि अल्लाह ताला ने उनको क्या स्किल दी हुई है, क्या टैलेंट दी हुई है, उसको वो एक्सप्लोर किए बगैर नहीं जी क्राइसिस है मुझे जॉब ही करनी। जॉब सोल्यूशन नहीं है, कारोबार सोल्यूशन है। कारोबार करो, जॉब्स क्रिएट करो। जॉब खुद ही कर लोगे MBA करके तो कब कैसे आगे बढ़ोगे और कैसे मुल्क को आगे बड़ी बढ़ाओगे? अच्छी बात आपने की। इससे हमारे यहाँ गुर्बत में कमी भी आ सकती है, क्योंकि जब आप खुद लीडर बनते हैं तो फिर आप 10 लोगों को और बिजनेस कारोबार देते हैं, नौकरियां देते हैं, और लोगों को लीडरशिप सिखानी चाहिए। और आपने बड़ी अच्छी बात की। जी नदीम मौलवी साहब, कोई मैसेज मैं चाहूँगा लास्ट में आप भी कोई देना चाहें तो। कामयाब होना है तो सदका दे, कामयाब होना है तो दूसरों के लिए आसानियां पैदा करें, अल्लाह आपके लिए आसानियां पैदा करें। बहुत अच्छा मैसेज आपने दिया। नाजरीन, वक्त महदूद है, वरना हमारा दिल चाहता है कि हम घंटों इस पर बात करें, और यकीनन उसका बेनिफिट आपको कहीं ना कहीं मिलेगा। तो लास्ट में एक छोटा सा मैसेज बस ये देना चाहूँगा कि आज की गुफ्तगू का अगर हम निचोड़ निकालें कि हालात आपकी तकदीर नहीं बदलते, बल्कि आपके फैसले, आपकी मेहनत, आपकी हौसला आपकी तकदीर बदलते हैं। गिरना नाकामी नहीं है,
बल्कि गिरकर ना उठना असल में नाकामी है। जैसा कि आबिद बैली साहब, अगर नदीम मौलवी साहब की बात करें तो ये हजारों दफा गिरे हैं, लेकिन गिरकर इन्होंने हिम्मत नहीं हारी कि हमें उठना नहीं है। इन्होंने उठे हैं तो इनको कामयाबी मिली है। तो हमेशा याद रखिए कि जब भी जिंदगी में आपके फेलियर आएगा तो वो आपको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आएगा। मैंने भी अपनी ज़िंदगी में कभी भी, जैसे आबिद बैली साहब ने कहा कि कंफर्ट जोन में नहीं रखा, कभी भी मैंने अपने आप को मुश्किल में ही रखा है कि कुछ ना कुछ करना है। अक्सर लोग हमसे पूछते हैं कि आप बिजनेस भी कर रहे हैं और आप होस्टिंग भी कर रहे हैं, शोबिज़ में भी हैं और भी बहुत सारे काम कर रहे हैं, तो हमेशा कुछ ना कुछ करने की जुस्तजू रखें। सीखने और सिखाने का नाम है ज़िंदगी। अपने और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। रही ज़िंदगी तो कल सुबह फिर एक नए टॉपिक के साथ, नए मेहमानों के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। और चलते हैं लास्ट में काशिफ की तरफ। और काशिफ से पहले मैं अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, स्पेशली आबिद बैली साहब, आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। नदीम मौलवी साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया और हमारे नाजरीन को और मुझे कुछ ना कुछ सीखने को मिला। थैंक यू। आप इस सर की फरमाइश थी शुरू में, कोशिश करते हैं। जी बिल्कुल।